चैप्टर 1071 टू 1080। येज़िवेन के घटनास्थल से चले जाने के आधे दिन से भी कम समय में लोगों का एक समूह अद्वितीय भयानक आभा के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। उनमें से प्रत्येक के पास एक भयानक आभा थी। जो व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर रहा था वह कुछ हद तक नीफेबाई के समान था। इस समय जब उसने अपने छोटे भाई की लाश को जमीन पर देखा तो उसके चेहरे पर कुछ दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई दी। पता करें कि क्या हो रहा है, उस आदमी ने जो नीफीबाई से कुछ मिलता जुलता था ठंडेपन से कहा। उसने अपने छोटे भाई को बड़े होते देखा था और अब वह वास्तव में यहीं मर गया। उसके लिए इससे ज्यादा दुखदायी और कुछ नहीं था। लड़ाई के बाद के कारण येज़िवेन, नीफीबाई और हाओकांग भयानक विशेषज्ञ थे जो कानून घोषणा क्षेत्र के अंतिम चरण में आधा कदम थे। यहाँ तक कि युद्ध के बाद का परिणाम भी रक्त के दैत्यों को उनके पास आने से रोकने के लिए पर्याप्त था। इसलिए दृश्य अभी भी बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। यह वही था जो येज़िवेन ने पहले किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे सबसे प्यारे छोटे भाई को मारने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हें बिना दफनाने की जगह के मरने दूंगा। बहुत जल्दी एक रिपोर्ट उसके हाथ लग गई। जिसने नीफीबाई को यहाँ आमंत्रित किया था वह हाओकांग था जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा नीफेबाई के अंतिम हमले को भी सत्यापित किया गया था। वह वास्तव में हाओकांग की प्रसिद्ध घाघ तकनीक के तहत मरा था। सभी भले हाओकांग की ओर इशारा कर रहे थे जो इस समय गायब हो गए थे। हालांकि अभी भी कुछ संदेह थे, यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं था। कौन इसकी परवाह करेगा? अच्छा, नीच आदमी, मेरे छोटे भाई पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी जो कुछ हद तक नीफीबाई से मिलता जुलता था धीमी आवाज में दहाड़ा। उन्होंने दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और तेजी से स्काई थंडर सागर क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। इस दिन पूरा स्काई थंडर सिटी खून की नदी की तरह बहता था। स्काई थंडर सिटी के हजारों विशेषज्ञ, चाहे वे स्काई थंडर सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या नहीं, सभी मारे गए। उग्र दक्षिणी सागर क्षेत्र ने शीघ्र ही पूरे स्काई थंडर सिटी को नष्ट कर दिया। हर जगह लाशें और खून थे। पूरा स्काई थंडर सिटी एक जीवित नर्क बन गया। जल्द ही स्काई थंडर सिटी की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। अनगिनत लाशों और खून के पीछे छूट जाने के कारण अनगिनत रक्तपिंडों ने जल्दी से स्काई थंडर सिटी पर कब्जा कर लिया। जल्द ही यह अनगिनत रक्त दैत्यों में डूब गया और यह एक और रक्त दैत्यों का घोंसला बन गया। यह भी कहा गया था कि कानून के प्रकटीकरण के दायरे में भयानक रक्तपिशाच थे। एक सुपर सी रीजन के प्रकोप ने पूरे ब्लड वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। दक्षिणी सागर क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शिष्य की मृत्यु के कारण स्काई थंडर सिटी एक जीवित नरक में बदल गया था। जहां तक की बात है, क्या यह महत्वपूर्ण था? सबूतों की अब किसी को परवाह नहीं थी। यह मामला जल्द ही ब्लड वर्ल्ड के विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों के बीच एक गर्म विषय बन गया। हालांकि यहां तक जो लोग कुछ मामलों से निपटने के लिए बाहर गए थे और आपदा से बचने में कामयाब रहे, चाहे वे स्काईलाइटिंग सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों, उनमें से किसी ने भी दक्षिणी सागर क्षेत्र के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिणी सागर क्षेत्र एक विरोधी था जिसे वे हरा नहीं सकते थे। इस प्रकार सभी ने स्काईलाइटनिंग सी रीजन के विशेषज्ञों को निशाना बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिणी सागर क्षेत्र ने जनता के सामने घोषणा की थी कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ स्काईलाइटनिंग सी क्षेत्र के हाओकांग के हाथों मारे गए थे। यह मुख्य कारण था कि दक्षिणी सागर क्षेत्र ने स्काईलाइटनिंग सिटी का नरसंहार किया था। इन समुद्री क्षेत्रों द्वारा लक्षित और घिरे होने के बाद स्काईलाइटनिंग सी क्षेत्र, जो मूल रूप से एक राजसी और शक्तिशाली शीर्ष मध्यम आकार का समुद्री क्षेत्र था, जल्द ही इतिहास में एक नाम बन गया। यहाँ तक अगर कुछ बचे होते तो वे निश्चित रूप से खुद को स्काईलाइटनिंग सी रीजन का विशेषज्ञ कहने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ तक थंडर तकनीक का अभ्यास करने वाले कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को भी इस समय सावधान रहना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बात की बहुत संभावना थी कि वे इसी तरह दूसरों के द्वारा मारे जाएंगे। क्रुद्ध दक्षिणी सागर क्षेत्र का सामना करते हुए उन्हें अत्यधिक सतर्क रहना पड़ा। भले ही वे स्काईलाइटनिंग सी रीजन से नहीं थे, अगर वे लापरवाह होते और स्काईलाइटनिंग सी रीजन के किसी व्यक्ति द्वारा मारे जाते तो वे किससे रोते? हालांकि इन सब का येज़िवेन से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस समय बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। इस बार हाओकांग के साथ उनकी लड़ाई ने कुछ ऐसी समस्याओं को उजागर कर दिया था जिन्हें उन्होंने पहले और भी उजागर किया था। यदि उसने अंत में हाओकांग को मारने के लिए अपनी अत्याचारी ताकत पर भरोसा नहीं किया होता तो समस्याएं वास्तव में बड़ी होती। उसकी दबी हुई तलवार गुप्त कला पहले से ही येज़िवेन की वर्तमान लड़ाई के साथ कुछ हद तक असमर्थ थी। पहले येज़िवेन हमेशा एक नई तलवार चाल बनाना चाहता था ताकि दफन तलवार गुप्त कला उसकी लड़ाई की लय के साथ चल सके। एक में तीन तलवारों की तरह येज़िवेन के बारे में केवल यह कहा जा सकता था कि उसने इस चाल का आधा विकास किया था। यह बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। यह केवल एक भ्रूण रूप था। हालांकि लिविंग विद द हेवंस एंड अर्थ की चाल के अलावा इसकी शक्ति दोगुनी से अधिक थी। फिर भी
यह पहले हाओ कैन को मारने में सक्षम नहीं था। यह देखा जा सकता है कि इस कदम की शक्ति को अभी भी मजबूत करने की जरूरत है। इस बंद कमरे के प्रशिक्षण में येज़िवेन का लक्ष्य 1 में 3 तलवारें तकनीक को पूरी तरह से निकालना था। उसे रहस्यमय स्थान की सहायता प्राप्त थी, इसलिए वह एक औसत व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए जब तक वह स्पिरिट क्रिस्टल खर्च करने को तैयार था तब तक यह कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि क्या स्पिरिट क्रिस्टल अब एक समस्या थी? बेशक यह कोई समस्या नहीं थी। उसने हाल ही में बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्रिस्टल जब्त किए थे। अब यह कहा जा सकता है कि वह रातों रात अमीर बन गया था। जब स्पिरिट क्रिस्टल खर्च करने की बात आई तो वह बहुत फिजूल खर्ची करता था। वह पूरी तरह से बेपरवाह था। अल्पविराम। एक पहाड़ के जंगल में एक आकृति लगातार लोहे की तलवार लहरा रही थी। लोहे की तलवार आकाश में उड़ रही थी। वास्तविक तात्विक ऊर्जा की अधिकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह लगातार लहरा रहा था। केवल तलवार की नोक से कभी कभी निकलने वाली तलवार की रोशनी ही लोगों को भय से कांपती थी। येज़िवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से तलवार के रास्ते को महसूस किया। उसके शरीर के अंदर का रहस्यमय स्थान लगातार 1 में 3 तलवारों के सार को निकाल रहा था और उसे उसकी आत्मा में अंकित कर रहा था। इसने उसे जल्दी से इसमें महारत हासिल करने की अनुमति दी। उसे इसे सीखने की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं थी। इससे उसका काफी समय बच सकता था। यहाँ तक लोहे की तलवार की चाल भी किसी पैटर्न का पालन नहीं कर रही थी। अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा देखा जाता तो शायद वे सोचते कि वह बस बेतरतीब ढंग से लहरा रहा था। कोई पैटर्न ही नहीं था। यह गंदा और अव्यवस्थित था। हालांकि केवल वही लोग समझ सकते थे जो वास्तव में तलवार को समझते थे कि येज़िवेन की प्रतीत होने वाली अनियमित तलवार चाल में तलवार के रास्ते का प्रक्षेपवक्र निहित था। येज़िवेन की तलवार की समझ इन गंदी और उच्छृंखल तलवार चालों में निहित थी। दफन तलवार रहस्य अर्थ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, न कि रूप पर। वास्तव में जैसे जैसे मार्शल आर्ट का विकास हुआ, तलवार की चालें अधिक से अधिक सरल होती गईं। उदाहरण के लिए, कई हाउटियन स्तर की मार्शल आर्ट में अक्सर दर्जनों तलवार चालें होती हैं, जैसे कि 81 चालें, 72 चालें, 49 चालें और इसी तरह। जैसे जैसे मार्शल आर्ट का विकास हुआ, ये तलवार चालें भी अधिक से अधिक सरल होती गईं। तलवार की चालें कम होती जा रही थीं, लेकिन तलवार की इन चालों की ताकत अधिक से अधिक शक्तिशाली होती गई। जैसे जैसे तलवार की चाल अधिक से अधिक सरल होती गई, वे अधिक से अधिक महान पथ के प्रक्षेपवक्र के समान होते गए। किंवदंतियों के अनुसार वे स्वामी एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे। वे तलवार चालें लगती थीं, लेकिन वास्तव में वे ग्रेट वे स्तर के हमले थे। उन्होंने महान मार्ग की अपनी समझ से एक दूसरे पर बमबारी की। दूसरे शब्दों में, वे स्वयं आक्रमण नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे ग्रेट वे की शक्ति की मदद से हमला कर रहे थे। येज़िवेन के लिए उस तरह का क्षेत्र अभी भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में उसने सोचने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि इसने उन्हें इस दिशा में कड़ी मेहनत करने से नहीं रोका। दफन तलवार रहस्य अपने आप में एक बहुत ही सरल तकनीक थी। कुल 4 तलवार चालें थीं। यह कहा जा सकता है कि यह सरलीकरण के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था। अगर वह इसे फिर से सरल बनाना चाहता था और इसे तलवार की चाल में बदलना चाहता था, तो यह ऐसा कुछ नहीं था जो वर्तमान येज़िवेन कर सकता था। यदि वह रहस्यमय स्थान को जोड़ता तो भी यह बेकार था। अगर वो ऐसा कर भी पाता है तो येज़िवेन के लिए कीमत असहनीय होगी। इसलिए येज़िवेन दफन तलवार के रहस्यों को सरल बनाने का इरादा नहीं रखती थी। इसके विपरीत, वह दफन तलवार के रहस्य को मजबूत करना चाहता था। वह एक ही बार में दफन तलवार के रहस्य को पृथ्वी स्तर पर अपग्रेड करना चाहता था। इस तरह येज़िवेन इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएगी। यहाँ तक कानून के प्रकटीकरण के दायरे में भी इसमें काफ़ी शक्ति होगी। वह इस पर्वत श्रृंखला में और 10 दिनों तक रहे। तभी उसने अंत में दफन तलवार के रहस्य को पृथ्वी स्तर पर अपग्रेड किया। फिर भी उसने कुल 500 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल खर्च किए थे। तो येज़िवेन ने महसूस किया कि जब उसने उन्हें गिना तो उसने इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग कर लिया था। उसे अचानक कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसने इस बार बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल जब्त किए थे। हालांकि उसे डर था कि अगर वह इस दर पर उनका उपभोग करता रहा तो वह 2 साल से भी कम समय में समाप्त हो जाएगा। ट्रांसेंडेंट रियल्म के कई विशेषज्ञ इतने स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग करने में सक्षम नहीं हो सकते थे जितने कि येज़िवेन ने 10 दिनों में खाए थे। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार वह बड़ी ताकतों के उन शिष्यों जैसा नहीं था। उनमें से हर एक के पास उनका समर्थन करने वाला एक विशाल संप्रदाय था। कभी कभी ऐसे समर्थन की भूमिका सिर्फ कमजोरों की रक्षा करना नहीं होती थी। इसमें संप्रदाय के भीतर विभिन्न संसाधन भी शामिल थे। इन संसाधनों में मार्शल आर्ट के संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसने जो प्रतिभा और शक्ति प्रदर्शित की थी, यदि वह किसी अन्य सेना में होता तो शायद उस बल के उच्च अधिकारी बहुत जल्दी उसका पालन पोषण करते। उसे अपनी खेती तकनीक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।
उसे केवल शब्द कहने की आवश्यकता थी और उसके उपयोग के लिए बड़ी संख्या में पृथ्वी रैंक, स्वर्ग रैंक और दिव्य रैंक की साधना तकनीकें होंगी। यह बेकार था भले ही वह येमो का पीछा करता हो। येमो की अधिकांश मार्शल आर्ट दानव जाति की थी। तो जिवेन के पास बहुत सारी दानव जाति की मार्शल आर्ट थी। हालांकि उसके पास कई अन्य जातियों की मार्शल आर्ट नहीं थी, विशेष रूप से मानव जाति की मार्शल आर्ट। जब तक येजिवेन ने एक मानव दानव बनने की योजना नहीं बनाई, तब तक मार्शल आर्ट जो विशेष रूप से दानव जाति के लिए विकसित की गई थी, उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगी। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था और देख सकता था कि कब येमो कभी कभी एक मार्शल आर्ट को याद करेगा जो उसके लिए उपयुक्त था। दफन तलवार तकनीक की गुणवत्ता को पृथ्वी रैंक तक बढ़ाने के अलावा उन्हें 3 तलवारों को एक में मिलाने की चाल को भी पूरी तरह से कम करना पड़ा, जिसकी उन्हें केवल एक अस्पष्ट अवधारणा थी। उनके लिए यह दफन तलवार तकनीक को पृथ्वी रैंक तक बढ़ाने से भी अधिक कठिन था और इसके लिए और भी अधिक समय और अनुभव की आवश्यकता थी। हालांकि यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि उसके पास पहले से ही कुछ ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन उनमें से अधिक होना बेहतर था। जितना अधिक छुपाया जाए उतना अच्छा है। शायद कुछ तुरुप के पत्तों की शक्ति लगभग समान थी, लेकिन चुपके और आश्चर्य के मामले में जितना अधिक उतना ही बेहतर। क्योंकि अगर विरोधी को तुरुप के पत्तों के बारे में पता नहीं होता तो वह सावधान नहीं होता। उससे ज्यादा दूर नहीं, ये क्यान ने शांत अभिव्यक्ति के साथ येजिवेन को देखा। हालांकि अगर कोई उसकी आंखों को करीब से देखता है तो पाता है कि उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। वो येजिवेन की ताकत से हैरान थी, क्योंकि उसने देखा कि येजिवेन वास्तव में पूरी तलवार कला की गुणवत्ता में सुधार कर रही थी। वह दफन तलवार तकनीक के बारे में ज्यादा महसूस नहीं करती थी, क्योंकि वह जिन मार्शल आर्ट को जानती थी उनमें से कई ऐसे थे जो दफन तलवार तकनीक से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वास्तव में उसे जिस बात से आश्चर्य हुआ वह यह थी कि येजिवेन वास्तव में एक तलवार कला की गुणवत्ता में सुधार कर रही थी। यह कुछ ऐसा था जो वह नहीं कर सकती थी। इसके लिए न केवल तलवार कला की गहरी समझ की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए समझ की भी आवश्यकता थी। कम से कम इस तरह की चीज को प्राप्त करने के लिए किसी को भी कानून के प्रकटीकरण के दायरे से बाहर निकलना होगा। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति केवल 10 दिनों में अपनी ताकत से इसे हासिल करने में सक्षम लग रहा था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह इस पर कभी विश्वास नहीं करती, क्योंकि यह बहुत अपमानजनक था। इसके अलावा यह अपमानजनक और अतिशयोक्तिपूर्ण था। आमतौर पर सैकड़ों वर्षों या उससे भी अधिक समय में इसे प्राप्त करने के लिए पूरी सेना को अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्होंने इसे अकेले किया। क्या यह व्यक्ति वास्तव में एक प्रतिभाशाली था? यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो बता सकता था कि येजिवेन ऐसा क्यों कर सका। उसने कई प्रतिभाओं को देखा था, जिनमें पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कई प्रसिद्ध भी शामिल थे। हालांकि ऐसी प्रतिभा को अब जीनियस नहीं माना जा सकता है। उसे केवल एक राक्षस माना जा सकता था। इस तरह के राक्षस को 10,000 साल या यहाँ तक कि दसियों हजार साल में खोजना मुश्किल हो सकता है। यह सब इतना अविश्वसनीय लग रहा था और यह ठीक उसकी आंखों के सामने हुआ। हालांकि लंबे समय तक देखने के बाद उसने फिर भी अपनी आंखें बंद करने और आराम करने का विकल्प चुना। येजिवेन के साथ होने का फायदा यह था कि उसे किसी भी खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मन को शांति का आभास हुआ। वह अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत बहाल करना शुरू कर सकती थी। इन 10 दिनों में उसने आखिरकार एक झपट्टा मारकर पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि वह अभी भी इस ब्लड वर्ल्ड में दयनीय रूप से कमजोर थी, यह उसके लिए पहले से ही एक संतुष्टिदायक परिणाम था। दोनों कुछ नहीं बोले और दोनों अपनी अपनी बातों में डूबे रहे। जैसे जैसे वे दोनों एकांत में गए वैसे वैसे 20 दिन और बीत गए। टस्क रक्त उस दिन नदी की तरह बह रहा था। उनमें से आधे से अधिक नीफेयान द्वारा मारे गए थे। दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक वास्तव में प्रभावशाली है। एक रेस्टोरेंट में अभी भी कई लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। भले ही 1 महीना बीत चुका था, फिर भी यह मामला पूरे रक्त क्षेत्र में सबसे गर्म विषय बना हुआ था। कोई और कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड वर्ल्ड को ऐसे हॉट टॉपिक की सख्त जरूरत थी। ब्लड वर्ल्ड में हर किसी का दिल असामान्य रूप से उदास था। अगर वे सावधान नहीं होते तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। वे रक्तबीज उनके शत्रु थे। यहाँ तक कि विभिन्न जातियों के युवा योद्धा भी शत्रु थे जिनसे उन्हें सावधान रहना था। सबकी नसें तनी हुई थीं। अब जबकि एक ऐसा विषय था जो सभी को आराम दे सकता था, यह तुरंत बातचीत का विषय बन गया। ब्लड वर्ल्ड में एक समुद्री क्षेत्र का विनाश एक बड़ा विषय नहीं था, विशेष रूप से फूले हुए बादल सागर क्षेत्र जैसा विषय। एक समुद्री क्षेत्र लगभग हर कुछ दिनों या 1 दर्जन दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसके कई कारण थे, इसलिए इस पर ध्यान देना उचित नहीं था। यहाँ तक एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र जैसे स्काई थंडर सी रीजन को भी समय समय पर खबर मिलेगी कि यह नष्ट हो गया है।
यह आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि लोगों ने वास्तव में इसके बारे में बात की थी कि इस खबर में दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। अंतहीन सागर क्षेत्र में 4 सुपर समुद्री क्षेत्र निस्संदेह उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे। कई जातियों के विशेषज्ञों के दिलों में वे पौराणिक मार्शल आर्ट पवित्र भूमि के समकक्ष थे। उनके बारे में सब कुछ उनके लिए एक बहुत ही रोचक विषय था। इस बार दक्षिणी सागर क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक नीफेयान ने कार्रवाई की। भले ही वे सभी अंतहीन समुद्री क्षेत्र के अभिजात वर्ग और विभिन्न कुलों से मार्शल आर्ट प्रतिभाएं थे, वे स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों में विभाजित थे। उनमें से नीफेयान निस्संदेह शीर्ष प्रतिभाशाली थे। यह निस्संदेह था। खास बात यह है कि यह मामला इतना बड़ा था, पूरे स्काई थंडर सिटी का वध कर दिया गया था और कोई भी जीवित नहीं बचा था। स्काई थंडर सी रीजन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कई समुद्री क्षेत्र थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि यह मामला उन्हें फंसा देगा, जो बुरा होगा। हालांकि स्काई थंडर सी रीजन का हाउकांग बस मौत को दावत दे रहा है। उसने वास्तव में दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला करने की हिम्मत की। क्या उसका दिमाग दरवाजे में अटका हुआ नहीं है? क्या यह सही नहीं है? मैंने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। दक्षिणी सागर क्षेत्र ने अब उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वे उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने उसे अभी तक नहीं पाया है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया था। मार्शल आर्टिस्ट जो बोल रहा था, उससे कुछ ही दूरी पर एक पुरुष और एक महिला अपनी सीटों पर बैठे थे। वे बस चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। इस महिला ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, न केवल अपनी खूबसूरत उपस्थिति के कारण, बल्कि अपने कंधे के ब्लेड पर चेन के कारण भी। इसका अर्थ यह था कि यह स्त्री इस पुरुष की दासी हो सकती है। उसे खोजो। मुझे डर है कि हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये ज़िवेन ने थोड़ा उपहास किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि हाउकांग बहुत पहले मर चुका था। यह सच था कि नीफीबाई हाउकांग के हाथों मरी थी। हालांकि हाउकांग उनके हाथों मर गया था, इसलिए वे बस अपना समय बर्बाद कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो संभवतः मौजूद नहीं हो सकता था। आखिरकार वह 20 दिनों के बाद बंद कमरे में ट्रेनिंग से बाहर आ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अंततः 1 में 3 तलवारें तकनीक का आविष्कार किया था। उसने कम समय में जबरन इसे घटाया था, इसलिए जिस गति से वे स्पिरिट क्रिस्टल जल रहे थे वह भयानक था। केवल 20 दिनों में उन स्पिरिट क्रिस्टलों में से 300 मिलियन जल चुके थे। हालांकि प्रभाव भी बहुत स्पष्ट था। उन्होंने आखिरकार 3 स्वॉर्ड्स इन 1 तकनीक को पूरा किया। इस ताकत ने अतीत की तुलना में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। यदि यह अतीत में होता तो शायद वह अपनी तलवार से हाउकांग को भेदने में सक्षम होता। उसे हाउकांग को मारने के लिए एक मुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने दफन तलवार गुप्त कला को पृथ्वी स्तर पर अपग्रेड किया था। उन्होंने 3 स्वॉर्ड्स इन 1 तकनीक को भी पूरी तरह से निकाल दिया था। वह अब अच्छे मूड में था, इसलिए वह फिर से चला गया। इस छोटे से कस्बे में प्रवेश करने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में गए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सच्चाई जानने वाले केवल 2 लोग ये ज़िवेन और ये कियान थे। हालांकि उन दोनों ने इसे कहने की पहल नहीं की, इसलिए यह एक गुप्त रहस्य होना तय था। इस समय ये कियान की भौहों पर हल्की झुर्रियां पड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया था कि कुछ कामुक निगाहें उसे बिना छुपाए घूर रही थीं। ऐसा लगता था कि ये ज़िवेन भी ये कियान की समस्या से वाकिफ थी। उसने उसकी टकटकी के पीछे देखा और एक शानदार लबादे में एक युवक और कई युवा विशेषज्ञ शिष्यों को ये कियान को घूरते हुए देखा। ये ज़िवेन ये कियान के दिल में नाखुशी को महसूस कर सकती थी। यदि वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में होती तो शायद वह पहले ही उन पर हमला कर चुकी होती। चल दर, ये कियान ने धीरे से कहा। इन लोगों की निगाहों ने उसे बहुत असहज कर दिया। उसे भी अपने दिल में कुछ घृणा महसूस हुई। अतीत में कोई भी उसे इस तरह देखने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वह कहीं भी गई हो। नहीं, मेरे लिए रुको। इस समय ये ज़िवेन उठ खड़ी हुई और लोगों की मेज के सामने चल पड़ी। पूरे रेस्टोरेंट में अचानक माहौल गमगीन हो गया। ये ज़िवेन की हरकतों पर सभी ने गौर किया। वे नहीं जानते थे कि वह क्या करने जा रहा है, इसलिए इस समय उन्होंने उस पर विशेष ध्यान दिया। लड़का, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इस समय एक के बाद एक कई युवा विशेषज्ञ दहाड़ते हैं। ये ज़िवेन की हरकतों को उनके लिए एक उत्तेजना के रूप में देखा गया। इस समय वे अचानक अपमानित महसूस करते थे और एक के बाद एक दहाड़ते थे। लड़का, आज तुम भाग्यशाली हो जो इस युवा मालिक से मिले। जब तक तुम उस गुलाम लड़की को मुझे देने के लिए तैयार हो, तब तक तुम जो चाहो मांग सकते हो। आलीशान लबादे में युवक ने ये ज़िवेन की ओर इशारा किया और कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को खोखला कर दिया गया हो।
इन योद्धाओं में यह भी दुर्लभ था क्योंकि ऐसे कई योद्धा भी थे जो सर्वोत्तम साधना परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी भी एक बच्चे के शरीर में थे। भले ही कई लोगों के पास एक साथी था, वह दोहरी साधना के लिए था। शुद्ध लंपट लोग दुर्लभ थे। उनकी नज़र में ये कियान को येज़िवेन की दासी होना चाहिए, अन्यथा उसका स्कैपुला लॉक नहीं होता। हालांकि वह 9 यिन ओरिजिन बॉडी के लिए नहीं आया था। परेशानी से बचने के लिए येज़िवेन ने व्यक्तिगत रूप से ये कियान के लिए 9 यिन मूल शरीर की आभा को छुपाया था। आलीशान लबादे में यह युवक केवल ये कियान की सुंदरता का लालच कर रहा था। उनकी राय में यह स्थिति काफी उदार थी, वह जो चाहे मांग सकता था। कई योद्धाओं के लिए ऐसी स्थितियां स्वाभाविक रूप से अत्यंत श्रेष्ठ थीं। जहां तक वगैरह की बात है तो यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक किसी के पास पैसा था वे किसी भी दासी को खरीद सकते थे। विभिन्न जातियों की कई सुंदर महिला दासियां थीं जिन्हें वे चुन सकते थे। इसलिए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही। उसने महसूस किया कि यह येज़िवेन की किस्मत थी। यहाँ कई आंखें बह गईं। कई युवा योद्धाओं ने भी चुपके से उनकी लार निगल ली। वे येज़िवेन से कुछ हद तक जलते थे। उन्हें पता नहीं था कि उसे इतनी उच्च कोटि की दासी कहाँ से मिली। यदि ये कियान की कंधे की हड्डी को इस समय बंद नहीं किया गया होता तो वे शायद उसे इतनी बेशर्मी से देखने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार इस खूनी दुनिया में दिखाई देने वाले अधिकांश लोग अत्याचारी खेती के साथ महिला योद्धा थे। इस दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता था, जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत थी तब तक वह लिंग की परवाह किए बिना दूसरों का सम्मान जीत सकता था। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम आज बहुत बदकिस्मत हो? येज़िवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। आलीशान लबादे में युवक मौके पर ही सन रह गया। उसे नहीं पता था कि येज़िवेन के ऐसा कहने का क्या मतलब है। आपका क्या मतलब है? किसी कारण से उसने इन शब्दों को उगल दिया। क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? मैंने कहा, क्या आज तुम्हारी किस्मत खराब है? येज़िवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। कमीने, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इस समय अच्छे कपड़े पहने युवा मास्टर को आखिरकार येज़िवेन के शब्दों का अर्थ समझ में आया। वह अचानक आग बबूला हो उठा। उसके लिए येज़िवेन की दासियों को खरीदना केवल एक प्रकार का दान था। उसकी नज़र में यह सड़क के किनारे एक भिखारी को स्पिरिट क्रिस्टल का एक टुकड़ा फेंकने से अलग नहीं था। सार में कोई अंतर नहीं था। उसे अभी भी अपनी दयालुता पर गर्व था, लेकिन येज़िवेन ने उससे ऐसा कहा तो वह कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया। उनकी राय में उनके ऐसा कहने के बाद क्या येज़िवेन को आभारी नहीं होना चाहिए? हालांकि परिणाम बिल्कुल अलग था। येज़िवेन ने न केवल आभारी महसूस नहीं किया बल्कि उसने उसका उपहास भी उड़ाया। अचानक उन्हें गुस्सा आ गया। पहली बार उन्हें लगा कि अच्छे काम करने का कोई इनाम नहीं होता। बेशक उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके लिए दान क्या हो सकता है, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे। थप्पड़, जोर का थप्पड़ लगा। येज़िवेन ने आलीशान लबादे में युवक के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। हालांकि उनका सुंदर लेकिन बेहद पीला चेहरा सीधे सूज गया था। इस थप्पड़ से सभी लोग बेहोश हो गए, जिसमें आलीशान लबादा पहने युवक भी शामिल था। शायद उसे आराम से जीने की आदत थी, इसलिए कभी किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि येज़िवेन की तरफ से उसे बार बार आश्चर्य हुआ। जब उसने सोचा कि वह येज़िवेन को डरा सकता है तो उसे येज़िवेन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय उसके आसपास के कुछ युवकों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और गुस्से में येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। वे सभी पारलौकिक क्षेत्र में आधे कदम के विशेषज्ञ थे। रेस्तरां में सभी ने स्वयं को प्रभावित होने से बचाने के लिए गुप्त रूप से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया। उनकी आंखों में अब भी कुछ आश्चर्य था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे विशेषज्ञ इस अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के बगल में ट्रांसेंडेंस दायरे में आधा कदम होंगे। हालांकि इसे लगभग आधा साल हो चुका था। हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के विशेषज्ञ उतने दुर्लभ नहीं थे जितने कि जब उन्होंने पहली बार रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि आधे साल की इस छोटी सी अवधि में आधा कदम कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करना दुर्लभ था। उनमें से अधिकांश पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर या उससे ऊपर के थे। केवल तभी वे आधे साल की इस छोटी सी अवधि में आधे कदम कानून के प्रकटीकरण के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह के एक विशेषज्ञ को विभिन्न महान समुद्री क्षेत्रों में भी एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। वे विभिन्न महान शक्तियों द्वारा पोषित प्रतिभाएं भी होंगे। हालांकि ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस विलासी वस्त्रधारी यंग मास्टर का अनुयायी बन गया था। वास्तव में यह विलासी वस्त्रधारी युवा गुरु कौन था? उसने तुरंत अपने दिल में शाप दिया, इस बच्चे ने लोहे की थाली को उकसाया होगा। इतने सारे आधे कदम वाले कानून के दायरे के विशेषज्ञों के साथ एक आदमी से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? पा 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 थप्पड़ों का सिलसिला गूंज उठा। हमलावर हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के विशेषज्ञों ने केवल आकाश को ताड़ की छाया से भरा देखा।
तुरंत उन्हें अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस हुआ। उनके चेहरे सूजे हुए थे। उनके चेहरे सूअर के सिर की तरह सूजे हुए थे। इस समय आलीशान कपड़े पहने युवा मास्टर बेहतर दिख रहे थे। वह पहले जैसा कुरूप नहीं था। इस समय हर कोई कैसे नहीं जान सकता था कि उन्होंने लोहे की थाली को उकसाया था। उनके सामने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के बच्चे ने शुरुआत में उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। एक छोटे या मध्यम आकार के समुद्री डोमेन में, यहाँ तक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी एक विशेषज्ञ होगा। हालांकि उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रांसेंडेंटरियल 9th लेवल का यह बच्चा भेड़ के भेष में भेड़िया होगा। यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे आधे अधूरे कानून घोषणापत्र मध्यवर्ती विशेषज्ञ के खिलाफ भी संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें आसानी से थप्पड़ मार दिया गया। ताड़ की छाया के अलावा उन्होंने यह भी नहीं देखा कि एक शिवेन ने कैसे हमला किया। इस समय वे अपने दिलों में ठंडक कैसे महसूस नहीं कर सकते थे। वे अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। स्वाभाविक रूप से वे अंधे नहीं होंगे। यह उनका समुद्री क्षेत्र नहीं था। अगर वे यहाँ मर गए तो कोई उनके लिए न्याय नहीं मांगेगा। भाई, अभी जो हुआ वह वास्तव में एक गलतफहमी थी। हमारा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। इस समय हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञों में से एक ने बाहर आकर हाथ जोड़कर कहा। उनके शब्द स्पष्ट थे। येजिवेन के थप्पड़ ने अभी अभी उनके दांत ढीले कर दिए। उनके शब्दों से हवा निकल रही थी और उनके चेहरे सूअर के सिर की तरह सूजे हुए थे। हालांकि उनके पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक शिवेन पीछे हट गई, अन्यथा वे केवल सूअर के सिर की तरह सूजे हुए नहीं होते। इस समय अच्छी तरह से कपड़े पहने आदमी को आखिरकार यह एहसास हो गया था। उसने चिल्लाना जारी नहीं रखा बल्कि अपना सिर नीचे कर लिया। यदि कोई उसकी आंखों को देख पाता तो वे देखते कि वह किसी को फाड़ डालना चाहता है। बचपन से ही उन्हें कभी इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा था। उनके लिए यह उनके जीवन की सबसे अपमानजनक बात थी। लेकिन इस समय वह भी बहुत स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से येशिवेन का विरोधी नहीं था। बदला लेना भी भविष्य की बात थी, लेकिन अगर उसने येशिवेन को अभी उकसाया तो यह वास्तव में बुरा होगा और उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। येशिवेन ने बिना किसी दुर्भावना के उनकी तरफ देखा। क्या वे सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं? यदि वह केवल एक साधारण पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर का योद्धा होता तो ये कियान अब तक छीन लिया गया होता। इस संसार में केवल शक्ति ही सब कुछ निर्धारित कर सकती है। तथाकथित न्याय और कारण सभी क्षणभंगुर बादल थे। उन्होंने केवल उपहास किया, लेकिन उनका इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं था। आखिर यह तो बस एक छोटा सा झगड़ा था। जब आपके पास समय हो तो बाहर जाकर पंचांग देखें। कुछ विचारों को नहीं छेड़ना चाहिए। कुछ लोग आप अपमान नहीं कर सकते। येजिवेन की आवाज़ अभी भी पूरे रेस्तरां में गूंज रही थी, लेकिन वह पहले ही ये कियान के साथ रेस्तरां छोड़ चुका था। अच्छे कपड़े पहने आदमी के हाथ कसकर जकड़े हुए थे। उसके नाखून उसके शरीर में पूरी तरह धंस गए थे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी टकटकी बेहद दुर्भावनापूर्ण थी। हालांकि उनके बगल में युवा विशेषज्ञ सुअरों की तरह सूजे हुए थे, लेकिन इस समय उनकी ओर ध्यान देने का मन नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा, लेकिन वे इस समय कुछ नहीं कह सके। इस विलासपूर्ण वस्त्रधारी युवा मास्टर का जीवन हमेशा बहुत सुगम रहा था। उनकी पृष्ठभूमि, उनके प्रभाव के कारण सब कुछ हमेशा सफल रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वास्तविक विशेषज्ञों की दृष्टि में ये सबसे हास्यास्पद बातें थीं। चाहे वह पृष्ठभूमि हो या प्रभाव, यह तभी सार्थक था जब दूसरे डरते थे। यदि दूसरे बिल्कुल नहीं डरते थे तो यह एक उपहास का संकेत था। इस समय केवल अपनी ताकत ही एकमात्र गारंटी थी। इस समय रेस्तरां में एक दुर्लभ सन्नाटा था। बहुत से लोग येशिवेन के शब्दों के बारे में सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ पता चल गया हो। कुछ लोगों को उकसाना नहीं चाहिए और कुछ लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। यह उनकी सलाह भी थी। कुछ लोगों को उकसाया नहीं जाना चाहिए और कुछ लोगों को अपनी मर्जी से उकसाया जा सकता है। हालांकि किसी की नज़र अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी की दृष्टि अच्छी नहीं है और अंत में लोहे की प्लेट को लात मार दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग अंत तक जीवित रह सकते थे और सबसे अच्छा जीवन जी सकते थे, वे सबसे मजबूत लोगों के अलावा सबसे सतर्क थे। भले ही वे स्वर्ग के गौरव और प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के कुलीन विशेषज्ञ हों, फिर भी उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ता था कि अधिकांश समय कैसे जीवित रहना है। इस दुनिया में बहुत सारे खतरे थे। उनसे भी कई राक्षस थे। येजिवेन के लिए यह बस एक छोटा सा अंतराल था। इससे उनकी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी नक्शे का अनुसरण कर रहा था और रक्त क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में येशिवेन ने जानबूझकर हड़बड़ी नहीं की। इसके बजाय वह यह पता लगाते हुए कि अपनी ताकत को कैसे सुधारना है, वह रक्त क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने लगातार रक्त क्षेत्र की गहराई में रक्त के पैशाचिकों को मार डाला। यह कहा जाना चाहिए था कि रक्त क्षेत्र की गहराई में रक्त राक्षस परिधि में रक्त राक्षस की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थे।
रक्त क्षेत्र की परिधि में कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के रक्तपिशाच का सामना करना बहुत आसान नहीं था। हालांकि जैसे जैसे वह रक्त के दायरे में गहराई तक जाता रहा, वैसे वैसे उसके द्वारा सामना किए जाने वाले रक्त के राक्षस मजबूत होने लगे। येज़िवेन ने एक पहाड़ की गहराई में एक कानून प्रकटीकरण दायरे के रक्त राक्षस का भी सामना किया। येज़िवेन के लिए सैकड़ों मील दूर से इसका पता लगाने के लिए बस भयानक आभा ही काफी थी। उसने इसके पास जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वह अच्छी तरह से जानता था कि अब वह कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र की युद्ध शक्ति से केवल एक कदम दूर था। हालांकि यह एक कदम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। अब जब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था तो उसे पहले की तरह इससे बचने का तरीका चुनने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के खून के राक्षसों के अलावा येज़िवेन ने अन्य रक्त के राक्षसों को जाने नहीं दिया जिनका उसने सामना किया था। यहाँ तक कुछ ऐसे मौके भी आए थे जब येज़िवेन को कानून के प्रकटीकरण के आधे चरण के दायरे के चरम पर कुछ बेहद भयानक रक्तपिशाचों का सामना करना पड़ा था। वे वास्तव में कानून के घोषणापत्र के दायरे में कदम रखने के करीब थे। वे अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति दायरे के अंतिम चरण में विशेषज्ञों के एक समूह को आसानी से अलग कर सकते थे। यहाँ तक येज़िवेन को भी उन्हें मारने के लिए एक बड़ी लड़ाई से गुजरना पड़ा। हालांकि ऐसा करने के लाभ भी बहुत स्पष्ट थे। हालांकि येज़िवेन की ताकत में खास वृद्धि नहीं हुई थी, फिर भी कुछ सुधार हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह आधे चरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार करने से दूर नहीं था। येज़िवेन बहुत चिंतित नहीं थी। उसने खून के पैशाचिकों को मारना जारी रखा और रक्त कोर को अवशोषित कर लिया। येज़िवेन को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह था कि त्यानेवान मिर ने कानून के प्रकटीकरण के आधे चरण के दायरे में इतने सारे खून के राक्षसों के सार और खून को निगलने के बाद आखिरकार बदलना शुरू कर दिया। ये मोह भी गहरी नींद में सो गया। जब वह फिर से उठा तो यह निश्चित रूप से पृथ्वी स्तरीय जादू उपकरण की श्रेणी में होगा। उस समय डूयू येज़िवेन के लिए एक बड़ी मुख्य शक्ति होगी। ये क्यान की ताकत पहले ही पौराणिक दायरे को पार कर चुकी थी और इस सारी लड़ाई और हत्या के बीच ऋषि के दायरे में पहुंच गई थी। तो ज़िवेन उसकी प्रगति की गति से कुछ हद तक अवाक रह गई। यदि यह जारी रहा तो एक क्यान की ताकत शायद कुछ वर्षों में आधे चरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में वापस आ जाएगी। उस समय वह उसके लिए सिर्फ एक बोझ नहीं होगी। वे पूरे 2 महीने से ट्रैकिंग कर रहे थे और अंत में नक्शे पर खजाने के स्थान पर पहुंच गए। खजाने के नक्शे पर आरेखन के अनुसार यह एक भूमिगत मार्ग होना चाहिए। हालांकि जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहां वास्तव में एक शहर था। एक विशाल शहर वहां क्षैतिज रूप से खड़ा है। यह कुछ ऐसा था जो खजाने के नक्शे पर नहीं बनाया गया था। शायद यह खजाने का नक्शा बहुत लंबे समय से बना हुआ था, इतना लंबा कि यह शहर अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ था। वे पहले से ही ब्लड वर्ल्ड के मुख्य क्षेत्र के काफी करीब थे। यदि वे और आगे बढ़ते हैं तो वे रक्त संसार के वास्तविक मूल क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहां पर वास्तविक ट्रांसेंडेंट रियल्म ब्लड बीस्ट केवल भोजन के रूप में मौजूद हो सकते हैं। वास्तविक शासक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र रक्त पशु थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास जाने की हिम्मत विशेषज्ञों तक ने नहीं की। वह एक क्रूर और शातिर जानवर था, बेहद भयानक। हालांकि यह मानचित्र पर आरेखन से थोड़ा अलग था। येज़िवेन का मानना कि उसने कोई गलती नहीं की थी। जल्द ही उन्हें पता चला कि इस समुद्री क्षेत्र को जुआनयांग सागर क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र के शासक के रूप में जुआनयांग सागर क्षेत्र ने इस जुआनयांग शहर की स्थापना की। इसमें दसियों हजार से अधिक योद्धा एकत्रित थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह स्थान कितना समृद्ध था। ये साधारण लोग न होकर योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। वे युवा पीढ़ी के शीर्ष अभिजात वर्ग थे। इन सभी को एक साथ इकट्ठा करके कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक होगा। जब येज़िवेन और येकियान ने प्रवेश किया तो उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। येज़िवेन हैरान नहीं थी। इस शहर में पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के बहुत से योद्धा थे। हजारों लोगों के पास यह खेती थी। कुछ भी नहीं था। हालांकि येकियान अभी भी बहुत आकर्षक था, विशेष रूप से चेन। लोगों ने तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगाया। वह एक दासी थी। सौभाग्य से यह जुआनयांग सागर क्षेत्र एक समुद्री क्षेत्र नहीं था जिसने सभी मनुष्यों को निष्कासित कर दिया था। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, कोई कुछ कहने नहीं आया। वे केवल दासी थीं। ये लोग भले ही यहाँ के साधारण राहगीरों की तरह दिखते हों, लेकिन बाहर अनंत सागर क्षेत्र में ये सभी प्रसिद्ध युवा प्रतिभाएं थीं। यह अज्ञात था कि उनके पास कितने दास थे और वे विभिन्न कुलों से थे। देखने के लिए कुछ भी नहीं था। बेशक इस जगह पर ऐसी महिला गुलाम को देखना दुर्लभ था। इस रक्त क्षेत्र में बहुत अधिक खतरे थे, इतने अधिक कि वे इसकी गणना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। ज्यादातर समय वे केवल अपना ख्याल रख सकते थे। प्रोफाउंड यांग सिटी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जल्द ही एक खबर सुनी, और वह यह थी कि अनगिनत विशेषज्ञों ने खजाने का नक्शा प्राप्त किया था और इस जगह पर आए थे। हालांकि खजाने के नक्शे की शैली अलग थी, लेकिन सभी नक्शे इसी जगह की ओर इशारा करते थे।
मूल रूप से भले ही सभी को खजाने का नक्शा प्राप्त हो, वे इसे ध्यान से रखेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे। अतः सभी गुप्त रूप से यहाँ पहुंचे और अपनी अपनी खोजबीन करने लगे। लेकिन एक दुर्घटना के कारण दो लोगों ने एक दूसरे के खजाने के नक्शे खोजे और वे दोनों एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए यह मामला उबलते पानी के एक बर्तन की तरह था जो अचानक सभी को ज्ञात हो गया। इतना ही नहीं, शहर के तमाम विशेषज्ञ भी इस मामले में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई सुराग नहीं था। सारी जानकारी यहाँ से दूर एक पहाड़ की ओर इशारा करती दिख रही थी, लेकिन अधिक विशिष्ट जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सभी नक्शे ऐसे ही थे। क्या सिर दर्द है? येज़िवेन ने अपना माथा रगड़ा और सिरदर्द के साथ कहा। येशिवेन अपने आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुनकर शांत नहीं रह सका। इस समय एक मूर्ख व्यक्ति को भी यह पता चला कि कुछ गलत था। इतने सारे लोगों ने यह नक्शा कैसे प्राप्त किया और वे यहाँ क्यों भागे? बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शहर के मालिक जुआनयांग सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन अगर उन्हें भी इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं था तो इस मामले से जुड़ा कौन था? येज़िवेन को सिरदर्द महसूस हुआ क्योंकि उसने उन सभी संभावनाओं के बारे में सोचा जिनका उसे सामना करना पड़ा था। येशिवेन को भी कुछ असामान्य गंध आई। शायद यह मामला इतना आसान नहीं था। मुझे डर है कि यह मामला इतना आसान नहीं है, येज़िवेन ने सरदर्द के साथ कहा। तो क्यानकियान ने सिर हिलाया और येशिवेन को एक समझ से बाहर अर्थ के साथ देखा। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये क्यानकियान का क्या मतलब है। चूंकि यह असामान्य था और इसमें साजिश का संकेत था, तो न जाना ही सबसे अच्छा तरीका था। चाहे किसी भी तरह का प्रलोभन या खतरा क्यों न हो, जब तक वह नहीं गया तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर किसी की तरह येज़िवेन का दिल यहाँ हार मानने की अनिच्छा से भरा था, क्योंकि वह पहले ही यहाँ आ चुका था। सभी को एक जैसी अनुभूति होती दिख रही थी। हर कोई इस बात का भी इंतजार कर रहा था कि कोई और कुछ खोजे। हर कोई इंतजार कर रहा था और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये क्यानकियान के पास इस बारे में कोई विचार नहीं था। वैसे भी रक्त की दुनिया अभी खुली नहीं थी और वह बाहर नहीं जा सकती थी। स्वाभाविक रूप से अब येशिवेन का अनुसरण करना सबसे सुरक्षित था। हालांकि येशिवेन को उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में यहाँ एक परिचित से मिला था। यह परिचित कोई और नहीं बल्कि जियान वुशुंग थे, जिन्होंने बहुत पहले पूरे फले फूले क्लाउड सी रीजन को छोड़ दिया था। इस समय दोनों पक्षों ने आधे साल से अधिक समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था। आधे साल पहले की तुलना में जियान वुशुंग अब ज्यादा मजबूत था। वह वास्तव में हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट स्टेज के शिखर में प्रवेश कर चुका था। थोड़े से अवसर के साथ वह विधि प्रकटीकरण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। येज़िवेन थोड़ी उत्सुक थी। वह नहीं जानता था कि पिछले आधे साल में उसने किस तरह का साहसिक कार्य किया। वह वास्तव में इतनी तेजी से सुधरा था कि वह येशिवेन से भी बदतर नहीं था। पहले फले फूले बादल सागर क्षेत्र में जियान वुशुंग एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति था। उसकी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता था। वे केवल इतना ही जानते थे कि वह अचानक फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में प्रकट हुआ और सभी के साथ कुछ हद तक असंगत था। यहाँ तक समुद्री कबीले द्वारा उसका पीछा किया गया और अंत में वह भाग निकला। अतीत में येज़िवेन को पता था कि जियान वुशुंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से बिल्कुल अलग था। उसके पीछे 3 साथी थे, 2 पुरुष और 1 महिला। जाहिर है वे सभी साथी थे जिनसे जियान वुशुंग इस अवधि के दौरान मिले थे। उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वे सभी हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट स्टेज के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक गहन यांग शहर में जहाँ विशेषज्ञ हर जगह थे, उन्हें शीर्ष अस्तित्व के रूप में माना जा सकता था। बेशक यह इस शर्त के तहत था कि इस शहर के शासक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कार्रवाई नहीं की। उसी समय जब येज़िवेन ने जियान वुशुंग की खोज की, जियान वुशुंग ने भी येज़िवेन की खोज की। वह तुरंत कई साथियों के साथ चला गया। मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। जियान वुशुंग ने येज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा और कहा। जाहिर है उनकी नज़र में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के वे लोग एक ही तरह के लोग नहीं थे, क्योंकि वे सभी पारिवारिक व्यवसाय वाले लोग थे। उनके लिए कबीले में इतने भाई बहनों को छोड़ना और मार्शल आर्ट के शिखर का पीछा करने के लिए जियान वुशुंग और येज़िवेन के साथ घूमना असंभव था। येज़िवेन उसके जैसे ही लोग हो सकते हैं, लेकिन रक्त की दुनिया इतनी बड़ी थी। यहाँ उनसे मिलना एक दुर्घटना थी। मुझे आश्चर्य नहीं है। हालांकि ब्लड वर्ल्ड बड़ा है, इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए यह इतना बड़ा नहीं है। हर कोई केंद्र में जा रहा है, इसलिए हम जल्द या बाद में मिलेंगे। यह सिर्फ एक बात है कि यह जल्दी या बाद में हो। बेशक आधार यह है कि हम मरते नहीं हैं, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इस दुनिया में नीचे की ओर हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष पर बहुत से लोग नहीं थे। जो जितना ऊंचा जाता वह वृत्त उतना ही छोटा होता जाता और दूसरों से मिलने की संभावना भी बढ़ती जाती। जिस दिन कोई वास्तव में शीर्ष पर पहुंच गया, वह दिन अकेला होगा।
ये जिवेन इसे बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इस ब्लड वर्ल्ड में हर कोई ब्लड वर्ल्ड के केंद्र की ओर दौड़ रहा था। जब तक जियान वुशुंग में ताकत थी और वह मरा नहीं था तो मिलना स्वाभाविक था। आप ठीक कह रहे हैं, जियान वुशुंग ने मुस्कराते हुए कहा। क्यों वुशुंग, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? इस समय जियान वुशुंग के पीछे दो पुरुषों और एक महिला के बीच एक मध्यम आकार का साधारण दिखने वाला युवक आगे बढ़ा और पूछा। उसके बगल में एक सुंदर आदमी था। यह भी कहा जा सकता है कि वह काफी हैंडसम थे। ये जिवेन ने सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं की देखरेख के बाद भी उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह आदमी वास्तव में बहुत सुंदर था। उसके पीछे एक छोटी सी लोली थी जो लगभग 13 या 14 साल की लग रही थी। वह दिखने में बहुत छोटी थी लेकिन उसका फिगर बेहद हॉट था। ऐसा लग रहा था कि उसके स्तनों का जोड़ा पूरे कपड़े को फोड़ रहा है। ये जिवेन ने केवल 2 शब्दों के बारे में सोचा, एक बच्चे का चेहरा और बड़े स्तन। हाँ, यह फले फूले बादल सागर क्षेत्र से मेरा दोस्त है, ये जिवेन। जियान वुशुंग ने उत्तर दिया। ये मेरे साथी हैं, गाओ हुआन, सिकोयान और मियाओ सिसी। फिर जियान वुशुंग ने ये कियान को देखा। उसे नहीं पता था कि उसका ये शिवन के साथ क्या रिश्ता था। क्या वह गुलाम थी? ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कियान और ये जिवेन एक साथ बैठे थे। वे एक मालिक और नौकर के बीच के रिश्ते की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की एक जोड़ी की तरह दिखते थे। ये कियान ने अपना मुंह थोड़ा खोला और कहा। वह कुछ उदासीन और दूर की लग रही थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह हमेशा से ऐसी ही थी और इसकी अभ्यस्त थी, इसलिए वह बहुत उत्साही व्यक्ति नहीं थी। वाह बड़ी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, नन्ही लोली, मियाओ सिसी चिल्लाए और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ ये कियान की तरफ आ गई। हालांकि ये शिवेन को पता था कि मियाओ सिसी सैकड़ों साल की हो सकती है, लेकिन इतने प्यारे छोटे चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह ऐसा था जैसे वह पृथ्वी पर लौट आया हो। वहां ही वह ऐसा दृश्य देख सकता था। बेशक मियाओ सिसी की लंबी उम्र की तुलना में कुछ 100 साल की उम्र एक सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ साल पुरानी भी नहीं थी। ये शिवेन ने जब इसके बारे में सोचा तो उसे अचानक बहुत अच्छा लगा। दृश्य की असंगति तुरंत गायब हो गई और उसने बहुत अच्छा महसूस किया। उसने फिर से ये कियान को देखा। वह अभी भी उदासीन लग रही थी। उससे, छोटी बहन, तुम भी बहुत सुंदर हो, या ऐसा ही कुछ कहने की उम्मीद करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। उसके साथ कुछ शब्दों को छोड़कर ये कियान बाहरी लोगों के प्रति उदासीन नहीं था। हालांकि उसने अभी भी 1000 मील दूर की उपस्थिति बनाए रखी। उसने तुरंत कहा, क्या आप भी यहाँ खजाने के नक्शे के लिए हैं? जैसे ही ये जिवेन ने यह कहा, जियान वुशुंग और अन्य तुरंत गंभीर हो गए। उनका राज्य पहले से बिल्कुल अलग था। कई लोगों के भाव अचानक थोड़े तनावपूर्ण हो गए, लेकिन वे तुरंत शांत हो गए क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं था। बाहरी लोगों में हाल ही में 10 में से 8 इस खजाने के नक्शे के लिए आए थे। उनके भावों को देखकर ये शिवेन को पता चल गया था कि उसने सही अनुमान लगाया था। उसने पूछना जारी रखा, चूंकि आप यहाँ इस खजाने के नक्शे के लिए हैं, क्या आप जानते हैं कि इस खजाने के नक्शे में वर्णित खजाना क्या है? जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम विशिष्टताओं के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। यह उन विशेषज्ञों द्वारा छोड़ा गया अवशेष हो सकता है जो बहुत पहले रक्त की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पौराणिक रक्त गठबंधन से संबंधित हो सकता है। रक्त गठबंधन? ये शिवेन ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें इस नाम के बारे में पता नहीं था। यह रक्त गठबंधन एक बहुत ही प्राचीन संगठन है। यह उस समय से भी पुराना है जब हमारा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन ब्लड वर्ल्ड ट्रायल में शामिल हुआ था, इसलिए यह सामान्य है कि आप नहीं जानते। जियान वुशुंग चौंका और तुरंत मुस्कराते हुए बोला, बहुत पहले, बहुत समय पहले, ब्लड वर्ल्ड में एक बहुत ही भयानक राक्षस जैसा संगठन था। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद यदि आप 3 साल के भीतर नहीं छोड़ सकते हैं तो आप हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। जियान वुशुंग ने पूछा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो आपका मतलब है यह रक्त गठबंधन? जियान वुशुंग ने सिर हिलाया, हाँ, यह ब्लड एलायंस उन लोगों द्वारा स्थापित एक संगठन है जो अपने जीवन को लंबा करने के लिए ब्लड वर्ल्ड में रहे। इन लोगों को सैकड़ों वर्षों में एक एक करके मरना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने उन्हें बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था। जिन्हें मर जाना चाहिए था वे ब्लड वर्ल्ड के अगले खुलने तक जीवित रहें। हालांकि वे ब्लड वर्ल्ड को नहीं छोड़ सके, लेकिन वे ब्लड वर्ल्ड के मालिक भी बन गए। उस समय रक्त की दुनिया में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को उनकी निरंकुश शक्ति और काम के अधीन रहना पड़ा। ये शिवेन चुपचाप सुनती रही। हालांकि यह केवल कुछ शब्द थे, वह असीम निराशा को महसूस कर सकता था। एक खून का पर्दा उतरा और पूरे रक्त संसार को ढंक दिया। हालांकि उन्होंने रक्त गठबंधन के सदस्यों को कभी नहीं देखा था, वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि यह संगठन निश्चित रूप से केवल एक स्वयं सहायता संगठन नहीं था।
जो लोग ब्लड वर्ल्ड में बंद थे, इस जीवन काल में बाहर निकलने में असमर्थ थे और लगातार मौत के खतरे का सामना कर रहे थे, ऐसी स्थिति में जीवित रहने वाले ये लोग पागलों से लगभग अलग नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, पागलों या मनोरोगियों के ऐसे समूह द्वारा गठित एक संगठन एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संगठन नहीं होगा। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों को रक्त संसार में रहने के लिए मजबूर किया गया। अंत में जब सभी समुद्री क्षेत्र ब्लड वर्ल्ड को छोड़ देने वाले थे, तो वे अचानक गिर गए और रातों रात गायब हो गए। इसलिए उन्होंने कोई बड़ी आपदा नहीं की, जियान वुशुंग ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। जो लोग इस स्थान में प्रवेश कर सकते थे वे सभी बिना किसी अपवाद के शीर्ष संभ्रांत थे। इन लोगों ने सैकड़ों वर्षों का अनुभव किया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सैकड़ों वर्षों के बाद युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के सामने उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल पहले ये शिवेन खुद का सामना कर रही थी। उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी भव्य आभा ही उसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। हालांकि यह ब्लड वर्ल्ड में था, इन युवा विशेषज्ञों की प्रतिभाओं के साथ शायद ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून के चरण के दायरे को पार कर लिया था। इतनी ताकत के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे अतीत में पूरी ब्लड वर्ल्ड पर राज कर सकते थे। हालांकि कई छिपी हुई समस्याएं भी थीं। उदाहरण के लिए, वे कैसे जीवित रहे। एक बार जब वे रक्त की दुनिया में आत्मसात हो गए और रक्त की दुनिया के जीव बन गए, तो वे सामान्य से दर्जनों गुना तेज गति से वृद्धावस्था में मरेंगे। मूल रूप से वे ब्लड वर्ल्ड के अगले उद्घाटन से पहले मर जाएंगे। इसलिए बहुत से लोगों ने इन लोगों को कभी नहीं देखा था। उन्होंने केवल अपने बड़ों से इन लोगों के अस्तित्व के बारे में सुना। वे जानते थे कि कुछ लोग रक्त की दुनिया को नहीं छोड़े और ऐसे बन गए। यह ठीक इसी वजह से था कि लोग और भी अधिक उत्सुक थे कि वे कैसे जीवित रहे और वे रातों रात क्यों गिर गए। ये सभी ऐसे प्रश्न थे जो लोगों को जिज्ञासु बनाते थे। यदि यह सिर्फ अपने पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ा गया एक खंडहर होता तो एक शिवेन इसे देखते भी नहीं। वह मौके पर ही निकल जाएगा। आखिरकार यहाँ तक हजारों या सैकड़ों हजारों साल पहले के विशेषज्ञ भी अब उनके समान ही थे। देखने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर यह रक्त गठबंधन था तो यह अलग था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कई वर्षों तक जीवित रहने वाले रक्त गठबंधन में प्रतिभाएं कितनी शक्तिशाली हो जाएंगी। इसके अलावा यह तथ्य कि ब्लड एलायंस जीवित रहने में कामयाब रहा था, अपने आप में एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। और इस बार, हालांकि खजाने के नक्शे के बारे में कोई खबर नहीं है, वास्तव में खबर है कि यह रक्त गठबंधन का आधार हो सकता है। जियान वुशुंग ने कहा, अगर ऐसा है तो हम जाकर देख नहीं सकते। ये जिवेन की आंखें चमक उठीं और बोलीं, चूंकि आप जियान वुशुंग के मित्र हैं तो आप हमारे मित्र भी हैं। यदि आप भी उस आधार का पता लगाने की योजना बना रहे हैं तो आप हमसे इसके लिए पूछ सकते हैं। गाओ हुआन ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने नहीं सोचा था कि इसमें कुछ गलत था। उसने फिर से ये कियान को देखा। अगर इतने सारे लोग होते तो ये कियान की रक्षा करना कोई समस्या नहीं होती। यदि यह वास्तव में संभव नहीं था तो उसे तियानयुआन दर्पण में रखा जा सकता था। इतने लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद ये जिवेन ने धीरे धीरे ये कियान पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। उसे अपने निर्णय पर विश्वास था। इसके अलावा यहाँ तक कि मो, एक बूढ़ी भूत जो भगवान के लिए जीती थी, न जाने कितने वर्षों तक, उसने भी कहा कि वह भरोसेमंद थी। फिर चिंता की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक अगर कुछ गलत था तो वे उसे आसानी से नष्ट कर सकते थे। इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी को बाहर निकलने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वे चुपचाप एक सराय में इंतजार कर रहे थे, किसी के द्वारा खजाने के नक्शे के स्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जिवेन ने तेजी से महसूस किया कि यह मामला आसान नहीं था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि पर्दे के पीछे कोई था या नहीं, अब जुआनयांग शहर में अधिक से अधिक विशेषज्ञ थे। इसलिए उनके पाए जाने से कुछ ही समय पहले की बात थी। चूंकि कोई उनके लिए यह करने को तैयार था, स्वाभाविक रूप से हर कोई इतना घबराया हुआ नहीं था। और समय भी बीतता गया जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे। आधा महीना और बीत गया था। खजाने के नक्शे के कारण अधिक से अधिक विशेषज्ञ जुआनयांग शहर आए। और जो विशेषज्ञ पहले आ चुके थे वे अधिक से अधिक अधीर हो रहे थे, क्योंकि यदि उनके पास खजाने का नक्शा होता भी तो खजाने के नक्शे का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इस समय सभी प्रतियोगी बन गए थे। बहुत से लोग ब्लड यूनियन के पौराणिक अस्तित्व में बहुत रुचि रखते थे। हालांकि ब्लड यूनियन कई वर्षों से नष्ट हो गया था, लेकिन इन दिनों खजाने के नक्शे के प्रसार के साथ साथ ब्लड यूनियन की किंवदंती धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगी थी। बहुत से लोग इस बात में दिलचस्पी लेने लगे थे कि रक्त की दुनिया में इस तरह के भयानक संगठन की स्थापना कौन कर सकता है। वे सभी स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र और पुत्रियां थे। उनमें से प्रत्येक निडर और कानून विहीन था। इस समय वे स्वयं रक्त संघ का आधार खोजना चाहते थे और फिर सभी लाभों पर एकाधिकार करना चाहते थे। शायद उस समय आने पर उनकी खेती में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी।
इस समय केवल वे ही एक और थे, अन्य लोग प्रतिस्पर्धी या दुश्मन भी थे। यहाँ तक प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गए थे। आखिरकार, हालांकि उन्हें ब्लड वर्ल्ड में एक ही देश के सदस्य के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ब्लड वर्ल्ड के बाहर वे प्रतिस्पर्धी थे। इसके अलावा वे भयंकर प्रतियोगी थे। यहाँ तक प्रमुख समुद्री क्षेत्रों की प्रमुख ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा भी गड़बड़ हो गई थी। कई लोगों को लग रहा था कि उन्हें कुछ सुराग मिल गया है, लेकिन वे अगले दिन मौके पर ही मृत पाए गए। इसने जुआन्यांग शहर में अराजकता को और बढ़ा दिया। तू जिवेन और अन्य लोग इस समय केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे, छिपे रह सकते थे और अभ्यास कर सकते थे। क्योंकि इस समय जुआन्यांग शहर में बहुत अधिक मजबूत लोग थे, उनका अलग होना मुनासिब नहीं था। अन्य बातों की तो बात ही क्या, केवल विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रकट हुए थे। जुआन्यांग सागर क्षेत्र के उच्च स्तरीय नेताओं के अलावा कई अन्य बड़े समुद्री क्षेत्रों के उच्च स्तरीय नेता भी सामने आए थे। इससे पूरे जुआन्यांग शहर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। कई लोगों ने अचानक पाया कि उन्हें नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए। ऐसा लगता था कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। ब्लड यूनियन के आधार की खातिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई बड़ा हाथ है जो सब कुछ हिला रहा है, जिससे ताल का पानी गंदा हो गया है। ये जिवेन और अन्य लोगों को इसकी जानकारी थी, हालांकि अन्य मूर्ख नहीं थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ के सभी लोग संभ्रांत थे। उनमें से कितने मूर्ख थे। कई लोगों ने इस असामान्य जगह को देखा भी था। हालांकि भले ही वे जानते थे कि सबसे बुद्धिमान तरीका जुआन्यांग शहर को छोड़ना है। चाहे किसी भी प्रकार की साजिश या चालाक साजिश शामिल हो, उनके खिलाफ साजिश करना असंभव होगा। हालांकि चाहे वह मानव जाति हो या समुद्री जाति, लालच उनका स्वभाव था। वे जानते थे कि खतरा हो सकता है, लेकिन वे ब्लड यूनियन के आधार और उसके अंदर के कई खजानों को जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए भले ही वे जानते थे कि हर चीज में हेरफेर करने वाली कोई शक्ति हो सकती है, फिर भी किसी ने छोड़ना नहीं चुना। शायद उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि उनकी अपनी सेनाएं सभी साजिशों और धूर्त साजिशों को कुचल सकती हैं। ये लोग स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ थे। अगर उनमें इतना भी आत्मविश्वास नहीं होता तो वे आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत हो गया और कमजोर हो गया। यदि वे ऊपर चढ़कर सबके सिर के ऊपर चढ़ना चाहते तो शायद बहुत पहले ही मर गए होते अगर उनमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करने का साहस नहीं होता। इन सब में ये जिवेन भी कोई अपवाद नहीं थी। ये जिवेन ने शायद ही कभी इस इच्छा के अस्तित्व को दबाया, क्योंकि यह इच्छा और जुनून ही उसे मजबूत बनने के लिए एकमात्र प्रेरक शक्ति थी। यह भविष्य में एकमात्र लक्ष्य भी हो सकता है। हालांकि वह अधिक तर्कसंगत था। उसे अपने बल पर विश्वास था। यहाँ तक अगर एक ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ ने उस पर हमला किया, जब तक कि वह चुपके से हमले से गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, तब तक वह बच निकलने में सक्षम होगा। अगर उसे लगता कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है, तो वह आसानी से जोखिम नहीं उठाएगा। ये जिवेन अकेली नहीं थी, अन्य लोग भी ऐसे ही थे। यह सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने खुद को बढ़ा चढ़ाकर बताया, और कुछ लोग अपनी ताकत का ठीक अंदाजा लगा रहे थे। जैसे ही ये लोग थोड़े अधीर होने लगे और कुछ अधीर लोग पहले से ही जाने की तैयारी कर रहे थे, छिपे हुए खजाने के बारे में खबर आखिरकार फैल गई। किसी को एक पर्वत श्रृंखला में आधार का प्रवेश द्वार मिला। यह बहुत पुराना था और एक शक्तिशाली गठन द्वारा सील कर दिया गया था। जैसे ही यह खबर फैली, इसने पूरे जुआन्यांग शहर को झकझोर कर रख दिया। यह अंत में यहाँ है। मैं इसे इतने लंबे समय से पकड़े हुए हूँ। मुझे आशा है कि यह सच है, नहीं तो मैं अफवाह फैलाने वाले का गला दबा दूंगी। रक्त गठबंधन का आधार मेरा है। जैसे ही यह खबर फैली, जुआन्यांग शहर में जीवन के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ उस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़े जहां बेस का प्रवेश द्वार मिलने की अफवाह थी। स्वाभाविक रूप से इसमें ये जिवेन और अन्य शामिल थे। हालांकि इस दल में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उनके पराक्रम को देखकर कोई भी उनसे परेशान होने की बात नहीं सोचेगा। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद ये जिवेन ने यह भी पाया कि अनपैरेलल्ड स्वॉर्ड के दोस्तों का साथ मिलना अपेक्षाकृत आसान था। उन्होंने हेराफेरी नहीं की और ये जिवेन को नीचा नहीं देखा, क्योंकि वह केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर था। ऐसा नहीं लगता था कि अद्वितीय तलवार का इरादा ये जिवेन को समझाने का भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि एक शिवेन के पास अब कितनी ताकत थी। उनकी राय में ये जिवेन केवल एक साधारण पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर था। वे केवल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसके फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में उसके दोस्त थे जहां ये जिवेन रहा करता था। ये जिवेन ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। ये बातें उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थीं। इसके विपरीत इस वजह से सभी की मित्रता अधिक सच्ची थी। यह केवल अद्वितीय तलवार के कारण नहीं था। बड़ी बहन, चिंता मत करो। जब हम बेस में प्रवेश करेंगे तो सिसी तुम्हारी रक्षा करेगी। मियाओ, सिसी अभी भी ये कियान को तंग करना पसंद करती है।
भले ही ये कियानकियान की अधिकांश समय दूर की अभिव्यक्ति थी, मियाओ सिसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि मियाओ सिसी कुछ 100 साल की थी, फिर भी वह 10 साल की लड़की की तरह व्यवहार करती थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे यह खूबसूरत बड़ी बहन पसंद आ गई। इन दिनों ये कियानकियान का रवैया थोड़ा नर्म हो गया था। वह केवल थोड़ा मुस्कुराए और सिर हिलाया, उदासीन दिख रही थी। चिंता न करें, इस बार आधार में बहुत सारे विरोधी नहीं होने चाहिए। जब वे कुछ कानून घोषणा विशेषज्ञ हम पर हमला नहीं करते, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। सिकोयान ने आत्मविश्वास से कहा, हमें इस बार रक्त गठबंधन के आधार में बहुत सारे खजाने प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जो कोई भी हमसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है वह मौत की तलाश कर रहा है। हालांकि सिकोयान सुंदर और थोड़ा स्ट्रैंड भी दिखता था, लेकिन वह इस समय असामान्य रूप से वीर दिखाई देता था। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उनकी छिपी ताकत पर विचार किए बिना भी यह टीम अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। जब तक उनका सामना उन कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के उस्तादों से नहीं होता, तब तक आमतौर पर निपटने के लिए कोई मुश्किल स्थिति नहीं होगी। जैसे जैसे सभी पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचे, उन्होंने पाया कि अधिक से अधिक विशेषज्ञ एक साथ एकत्रित हुए हैं। जो लोग इस समय रक्त गठबंधन के आधार की खोज करने के लिए पर्वत श्रृंखला की ओर जा सकते थे, वे बहुत आश्वस्त थे। उनकी ताकत शानदार थी। यहाँ तक अगर यह ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर का योद्धा था, तो वे हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम इनिशियल वॉरियर के साथ संघर्ष कर सकते थे और यहाँ तक उसे मार भी सकते थे। जियान वुशुंग और यंग मास्टर सी ड्रैगन जैसी प्रतिभाएं समान थीं। अन्य लोग हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम इनिशियल से ऊपर के विशेषज्ञ थे। यहाँ एकत्रित इन प्रतिभाओं के साथ यह आंखों के लिए एक दावत थी। उनमें से कुछ में हाफ स्टेप लॉ फेज लेट स्टेज की ताकत भी थी। उन्होंने 2 और 3 की टीम बनाई, और वे एक शिवेन की टीम से ज्यादा कमजोर नहीं थे। वे कई मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों के नेता थे और उनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि इन लोगों की ताकत में अंतर था, यह अतीत में संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण था। प्रतिभा के मामले में कोई भी दूसरे से मजबूत नहीं था। कुछ राक्षसी प्रतिभाओं के अलावा बाकी में कोई विशेष अंतर नहीं था। इस ब्लड वर्ल्ड में स्थिति को उलटने के लिए किसी भी समय एक आकस्मिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो एक क्षणिक अंतर का कोई मतलब नहीं था। ये जीवेन चुपके से अचंभित हो गई। ये विशेषज्ञ दूसरे की तुलना में अधिक भयानक थे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। हालांकि इन लोगों की तुलना में वह अपने सामने कमतर लग रहा था। यहाँ तक अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मरा नहीं था, तो वह इस समय सबसे अधिक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम इनिशियल में होगा। अधिक से अधिक वह हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम इंटरमीडिएट में होगा। हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम पीक लेट में इन निर्दयी विशेषज्ञों की तुलना में एक बड़ा अंतर था। बहुत से लोग ये जिवेन और अन्य जैसे थे जब वे गहन यांग शहर में थे। वे सराय में छिपे हुए थे और उन्होंने अपनी आभा को रोक रखा था, इसलिए उनकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि बहुत से लोग इस समय रक्त संघ के आधार की उपस्थिति को देखने से पीछे नहीं हट सके, इसलिए वे एक के बाद एक बाहर आए। इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि यहाँ कई विशेषज्ञ हैं। जुआनयांग सागर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अन्य समुद्री क्षेत्रों और अन्य शहरों के कई विशेषज्ञ भी आए। कुछ दूरी पर येकशिवेन को कुछ छोटे समूह भी दिखाई दिए। वे बड़े अत्याचारी थे। वे 2 या 3 के समूह में थे। वे सभी हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम लेट एक्सपर्ट थे। ये लोग बेहद घमंडी थे और दूसरों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। अपनी ताकत के साथ उनमें से 2 दर्जनों हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम इंटरमीडिएट विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। वे सभी उत्कृष्ट और निर्मम पात्र थे। जुआनयांग सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ हैं। कोई चिल्लाया। अचानक हवा में उड़ती पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। जुआनयांग शहर के शासक के रूप में जुआनयांग सागर क्षेत्र भी बड़े समुद्री क्षेत्रों में कुछ शक्तिशाली ताकतों में से एक था। इस समय उनकी उपस्थिति ने अचानक भीड़ में खलबली मचा दी। हालांकि उन्होंने दर्जनों लोगों को सीधे प्रकाश की धाराओं पर कदम रखते हुए और भीड़ के ऊपर से उड़ते हुए देखा। विशाल गति हर किसी की कल्पना से परे थी। नेता बैंगनी लबादे में एक युवा विशेषज्ञ था। वह उच्च आत्माओं में था और उसका असाधारण असर था। जल्द ही किसी ने उसे पहचान लिया। यह जुआनयांग शहर गोंगसन जुनहाओ का शहर स्वामी था। वह एक और भयानक शख्सियत थे। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने बहुत समय पहले कानून घोषणा पत्र के दायरे में प्रवेश किया था। ये जिवेन ने देखा। निश्चित रूप से गोंगसन जुनहाओ का शरीर दूसरों से क्यूई के एक अलग उतार चढ़ाव के साथ बढ़ रहा था। यह इन हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञों के विपरीत था। यह एक सच्चे कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञ का क्यूई उतार चढ़ाव था। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में वास्तव में कोई ऐसा था जो इतनी कम उम्र में कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। यह कहा जाना था कि अंतहीन सागर क्षेत्र वास्तव में विशेषज्ञों से भरा हुआ था। यदि यह ट्रू मार्शल डोमेन में होता तो यह अकल्पनीय होता।
यहाँ तक बड़े भाई हुआंग वूजी और अन्य लोग भी अंतहीन समुद्री क्षेत्र के इन लोगों से ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। वे अव्वल दर्जे के जीनियस थे। एंडलेसी रीजन में कोई भी समुद्री क्षेत्र शायद ट्रू मार्शल डोमेन जितना बड़ा था। स्वाभाविक रूप से ट्रू मार्शल डोमेन जैसी छोटी जगह के विशेषज्ञों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। गोमसन जुनहाओ के अलावा उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ देर के चरण में और अधिक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ मध्य चरण में थे। इस समय एक बड़े समुद्री क्षेत्र की ताकत और नींव पूरी तरह से परिलक्षित हो रही थी। किसी को पता होना चाहिए कि स्काई थंडर सी रीजन को मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों में सबसे ऊपर माना जा सकता है। हालांकि इसमें केवल हाउकैंग था, जो एक आधा चरण अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ था। अंतहीन सागर क्षेत्र में हालांकि समुद्री क्षेत्रों के कुछ ही स्तर थे, समुद्र क्षेत्र के प्रत्येक स्तर के बीच ताकत का अंतर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 10 गुना या दर्जनों गुना था। 4 सुपर समुद्री क्षेत्रों के अलावा ये बड़े समुद्री क्षेत्र अंतहीन समुद्री क्षेत्र के स्वामी और अधिपति थे। जुआनयांग सागर क्षेत्र के लोगों का समूह सबके सामने जल्दी से गायब हो गया। उनका पलायन प्रकाश और भी तेज था। हर कोई मात खाने को तैयार नहीं था। वे सभी एस्केप लाइट पर सवार हुए और उनके पीछे पीछे चल पड़े। 1.25 घंटे से भी कम समय में हर कोई उस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया था जहां आधार होने की अफवाह थी। बूम बूम बूम, पर्वत श्रृंखला के अंदर से जोरदार विस्फोट हुए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि 4 बड़े समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ सबसे एक कदम आगे आ गए हैं और बेस की सील खोल दी है। जब सभी ने यह सुना तो वे तुरंत चिंतित हो गए और आगे बढ़ गए। हालांकि यह अच्छी बात थी कि बड़े समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने पहले मुहर खोली। इसका मतलब यह भी था कि वे बड़े समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों से पिछड़ रहे थे। यदि वे बहुत पीछे होते तो शायद वे बचा हुआ खाना भी नहीं उठा पाते, जो वास्तव में उनके प्रयासों की बर्बादी होगी। यह सोचते हुए सभी के भागने की रोशनी थोड़ी तेज हुई और तुरंत उस विशाल छेद पर पहुंचे जो विस्फोट से खुल गया था। बंद होने के अनगिनत वर्षों के कारण छेद भयानक माया से भरा हुआ लग रहा था। यह मायास्मा अगोचर दिखता था, लेकिन अगर कोई साधारण धातु या पत्थर इसमें फेंका जाता तो इसे तरल में पिघलने में देर नहीं लगती। लेकिन इस समय सभी को इतनी परवाह नहीं थी। उन सभी ने अपनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। कुछ ने अपने स्वयं के सुरक्षा कवच को खड़ा कर लिया, जबकि अन्य ने अपने आकाशीय उपकरणों को अपने सिर के ऊपर रख लिया। स्वाभाविक रूप से वे अजेय थे। ये सभी विभिन्न कुलों के उत्कृष्ट विशेषज्ञ थे, प्रत्येक के अपने अपने साधन थे। यह अज्ञात था कि उन्होंने कितनी गुफाओं का पता लगाया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे पहले से ही अनुभव के धनी थे। चलो चलें, अंदर चलें, जियान वुशुंग चिल्लाया और एक तेज तलवार की तरह सीधे अंदर घुसा। उसके शरीर पर लगी तलवार क्यूई ने मायास्मा को सीधे आधे हिस्से में विभाजित कर दिया और तुरंत नष्ट हो गई, उनके करीब जाने में असमर्थ रही। ये जिवेन और अन्य लोग भी जियान वुशुंग के पीछे पीछे चल रहे थे। जियान वुशुंग की स्वॉर्ड क्यूई की सुरक्षा के साथ उन्होंने अपने स्वयं के सुरक्षा कवच नहीं खोले। ये शिवेन ने परवाह नहीं की। भले ही मायामा ने उसके शरीर को ढंग दिया हो, यह उसके अत्याचारी शरीर की रक्षा को तोड़ नहीं सकता था और उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता था। सभी लोग गुफा में चले गए और उनके सामने सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। उन्होंने देखा कि गुफा काली काली थी। रोशनी बिल्कुल नहीं थी। यह एक विशाल ब्लैक होल जैसा था। यहाँ तक अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो वह चूसे जाने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। गुफा में स्थिति को मुश्किल से देखने के लिए सभी को अपनी वास्तविक जीवन शक्ति को अपनी आंखों में ले जाना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने गुफा में स्थिति को स्पष्ट देखा तो वे अचानक से थोड़े हक्का बक्का रह गए। उनके सामने एक अत्यंत विशाल भूमिगत हॉल था। पूरा हॉल सैकड़ों मीटर ऊंचा और हजारों किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी। वास्तविक समस्या यह थी कि इस हॉल के दूसरे छोर पर सैकड़ों और हजारों बेशुमार कांटे थे। हजारों किलोमीटर में हजारों प्रवेश द्वार थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं। हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। हजारों प्रवेश द्वार थे, उन्हें कौन सा जाना चाहिए, कौन सा सही था? हर कोई अपने दिल में बुदबुदाया। वे बहुत स्पष्ट थे कि ये सभी हजारों कांटे बेस तक नहीं ले जाएंगे। यह बेहद आश्चर्यजनक होगा यदि कांटे का केवल 10वां हिस्सा आधार तक ले जाए। दूसरे शब्दों में 10 में से शेष 9 सबसे अधिक संभावित रूप से एक मृत अंत की ओर ले जाएंगे। यह भी दुश्मन के हमलों से बचने का एक बहुत ही सामान्य तरीका था। बस इतने ही कांटे सबको भ्रमित करने के लिए काफी थे। जब तक रक्त संघ के लोग जीवन में वापस नहीं आएंगे, अन्यथा यह पता लगाना असंभव होगा कि ये कांटे सुरक्षित थे या नहीं। इस अनुमान के अनुसार इन लोगों में से शायद आधे से भी कम मार्ग के माध्यम से आधार तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यह निस्संदेह एक बहुत ही भयानक अनुपात था। और इस समय एक हटे कट्टे आदमी ने मोर्चा संभाला और चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है, यदि आप यहाँ पर मनमानी करना चाहते हैं तो जैसा आप चाहें वैसा करें। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर हम इसमें नहीं गए तो 4 प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ उन लाभों को छीन लेंगे। हम यहाँ व्यर्थ आए होंगे।
इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने कांटे को जरा सा ही पहचाना, फिर तुरंत एक रास्ता चुना और दौड़कर अंदर चला गया। इस हटे कट्टे आदमी की बातों को देखकर सभी अचानक से थोड़े उत्तेजित हो गए। इस समय उनके पीछे अधिक से अधिक आवाजें आ रही थीं। अधिक से अधिक लोग पर्वत श्रृंखला के बाहर से अंदर आए। इस समय किसी से भी आगे निकलना अच्छी बात थी। बहुत से लोगों ने तुरंत बहुत ज्यादा नहीं सोचा। एक के बाद एक उन्होंने एक कांटा चुना और अंदर पहुंचे। अगर उन्हें पता होता कि यहां आने से पहले यह जगह इतनी तकलीफदेह होगी तो शायद उनमें से कई लोग नहीं आते। हालांकि चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थीं। उनमें से कईयों ने इसके लिए इतना समय और ऊर्जा भी बर्बाद की थी। वे केवल हार मानने के अनिच्छुक थे। येज़िवेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में वही अर्थ पाया। वह अंदर भागना था। हम पहले ही यहां आ चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। मियाओ सिसी ने अपना मुंह खोला और इस समय कहा। इससे येज़िवेन को कुछ आश्चर्य हुआ। मियाओ सिसी थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन वह एक बाहरी नायिका थी। गाओ हुआन ने सिर हिलाया और कहा, सीसी सही कह रही है। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर तुम लोग जाओगे तो मैं जाऊंगा। सिको हाउ सहमत हुए। तो हम चलते हैं, जियान वुशुंग ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। ठीक है, येज़िवेन ने अपना मुंह खोला और कहा। उन्होंने अकेले ही अपना और ये कियान का प्रतिनिधित्व किया। इस समय ये कियान स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं करेगी। सभी ने तुरंत मोर्चा संभाला और छलांग लगा दी। येज़िवेन सबसे तेज थी। वह ये कियान को अपने साथ ले गया और सीधे एक रास्ते की ओर इशारा किया और कहा, यह रास्ता, जाओ। उसकी गति अचानक इतनी तेज हो गई। इस समय कई लोग कुछ हैरान थे, क्योंकि इन लोगों में ये कियान को छोड़कर ऐसा लगता था कि उसकी ताकत सबसे कम थी। इतनी कम ताकत वाला व्यक्ति इतना तेज कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यही उनकी विशेषता थी? हालांकि इस समय हर कोई थोड़ा झिझक रहा था। हालांकि उन्होंने अंदर घुसने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्हें एक अच्छा रास्ता भी चुनना था। अन्यथा यदि वे एक गतिरोध में सिर झुकाते हैं तो यह वास्तव में एक मृतंत होगा। यहाँ तक अगर वे एक टुकड़े में पीछे हट सकते हैं तो इसमें भी काफी समय बर्बाद होगा। अब क्या वह समय नहीं था जिसके लिए हर कोई लड़ रहा था? यदि वे बहुत अधिक पीछे रह गए तो समय आने पर वे बचा हुआ खाना नहीं खा पाएंगे। वह दयनीय होगा। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके येज़िवेन के साथ अच्छे संबंध थे। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह जियान वुशुंग का दोस्त था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने उसकी ताकत को पहचान लिया था। जबकि वे अभी भी हिचकिचा रहे थे, जियान वुशुंग को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उन्होंने उनका अनुसरण किया। क्योंकि इन लोगों में केवल वही एक था जो जानता था कि येज़िवेन की ताकत उससे कहीं अधिक है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। चूंकि येज़िवेन ने इस रास्ते को चुना था तो कोई कारण होगा और यह एक यादृच्छिक विकल्प नहीं होगा। हालांकि गाओ हुआन और अन्य दो अभी भी झिझक रहे थे। इस समय यह देखते हुए कि जियान वुशुंग ने पहले ही बढ़त ले ली थी, वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकते थे। इस समय वे केवल अपने दांत पीसकर अनुसरण कर सकते थे। बस एक पल में हर कोई लंबी दूरी तक पहले ही पूरी गुफा के कांटे में घुस गया था। जियान वुशुंग और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए येज़िवेन ने भी धीमा किया। आपने यह रास्ता क्यों चुना? जियान वुशुंग ने पूछा। उसके पीछे कई लोग भी येज़िवेन को जलती आंखों से देख रहे थे। हालांकि येज़िवेन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अगर येज़िवेन कोई ठोस कारण नहीं बता पाती तो उन्हें डर था कि वे पलटकर मौके पर ही चले जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सड़क जीवन ऊर्जा से भरी हुई है। इनमें से कई सड़कें घातक ऊर्जा से भरी हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन यह सड़क अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए इस सड़क के सड़क होने की संभावना है। उत्तरजीविता अपेक्षाकृत अधिक है, येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। जब सभी जीवित प्राणी जीवित होते तो उनके पास क्यूई की क्यूई होती। ची की ची जितनी जोरदार होगी, व्यक्ति उतना ही मजबूत होगा। एक बार जब इस व्यक्ति की क्यू कमजोर हो गई तो इसका मतलब था कि यह व्यक्ति बीमार या घायल था। और उन मृत चीजों में भी एक मजबूत मौत क्यूई होगी। जितनी अधिक मृत चीजें होंगी, मृत्यु क्यूई उतनी ही अधिक प्रचुर मात्रा में होगी। कई योद्धाओं के लिए क्यूई को देखना सीखना भी एक व्यक्ति की ताकत को पहचानने का एक बुनियादी तरीका था। कोई व्यक्ति जितना अधिक अत्याचारी होता है, उसकी क्यूई उतनी ही अधिक अत्याचारी होती है, जिसे दूर से देखने पर लोग सिहर उठते हैं। सभी को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था। वे क्यूई की क्यूई को मृत्यु क्यूई से भी अलग कर सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। येज़िवेन ने न केवल प्रतिक्रिया की, बल्कि वह सही तरीके से ऐसा रास्ता चुनने में भी सक्षम था। निश्चित रूप से उसके पास कुछ कौशल थे। येज़िवेन ने पहले जो गति दिखाई थी, उसके साथ मिलकर उनके मन में उसके लिए सम्मान की एक नई भावना भी पैदा हुई। निश्चित रूप से उसके पास कुछ कौशल थे। जिस तरह से सभी ने येज़िवेन को देखा वह अचानक बदल गया।
केवल इसलिए नहीं कि वह जियान वुशुन का मित्र था, बल्कि इसलिए भी कि वह एक विश्वसनीय सहायक हो सकता है। हालांकि यह भी संभव था कि डेथ क्यूई मजबूत नहीं थी, क्योंकि कम लोगों ने इस रास्ते को चुना था, इसलिए कम लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सामान्य तौर पर यह आंख बंद करके रास्ता चुनने की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय था। अचानक गलियारे में अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हर किसी का दिल अचानक सतर्क हो गया और उन सभी ने अपने अपने सुरक्षा कवच खड़े कर लिए। हुश! अंधेरे में एक रक्तरंजित रोशनी जगमगा उठी और एक रक्तरंजित आकृति येजिवेन की ओर बढ़ी, जो सबसे आगे थी और वह भी अजीब तरह से हंस रही थी। तू जिवेन ने इसे नहीं देखा और सीधे अपने हाथ फैला दिए। उसके दोनों हाथ एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे और तुरंत खूनी रोशनी में घुस गए और सीधे राक्षस की गर्दन पकड़ ली। इस समय अंत में सभी ने देखा कि यह किस प्रकार का प्राणी है। यह एक ऐसा प्राणी था जो 4 अंगों वाला मनुष्य जैसा दिखता था। हालांकि इसका पूरा शरीर रक्त लाल था, उन रक्त पिशाचों के विपरीत जो रक्त लाल दिखते थे। इसके बजाय उसकी कोई त्वचा नहीं थी और उसका मांस पूरी तरह से खुला हुआ था। यह एक प्राणी था जो खून से टपक रहा था। वे केवल यह देख सकते थे कि उसका क्रूर चेहरा और भी क्रूर लग रहा था, क्योंकि एक शिवेन उसकी गर्दन पकड़ रही थी। खूनी नुकीले जोड़े और भी भयानक लग रहे थे, और वे भयानक नुकीले शायद आसानी से एक साधारण धातु को टुकड़ों में काट सकते थे। यह एक रक्त दानव है। गाओ हुआन ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और कहा, ऐसा कहा जाता है कि जब रक्त गठबंधन अपने चरम पर था, तो उन्होंने उनके लिए लड़ने के लिए रक्त रंजित ह्यूमनॉइड राक्षसों के एक जत्थे को खड़ा करने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक समुद्री क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद दूसरे और इसे अपना क्षेत्र बना लिया। उन्होंने वहां के जीनियस और विशेषज्ञों को गुलाम बना लिया। मैंने सोचा कि रक्त गठबंधन के पतन के साथ इन रक्त दानवों का सफाया हो जाना चाहिए था। हम अभी भी इन रक्त दानवों को क्यों देख रहे हैं? ये जिवेन ने सिर हिलाया। इस समय के दौरान उन्होंने रक्त गठबंधन के बारे में बहुत सारी जानकारी और समाचार एकत्र किए थे, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस रक्त दानव के बारे में सुना। यह एक भयानक प्राणी था जिसे रक्त गठबंधन ने खिलाने के लिए कुछ अज्ञात गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इन रक्त दानवों के पास ज्यादा बुद्धि नहीं थी और केवल मारना जानते थे। उन्हें रक्त गठबंधन द्वारा कैद में रखा गया था और उनका अस्तित्व एक ठग की तरह था। हालांकि इन रक्त राक्षसों को कैद में रखा गया था, इसलिए उनके पास अपने दम पर भोजन का शिकार करने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा इन रक्त दानवों को नर और मादा में विभाजित नहीं किया गया था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें खिलाने के लिए किस गुप्त तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। सख्ती से बोलते हुए, वे बिल्कुल भी जीवित प्राणी नहीं थे और वे प्रजनन नहीं कर सकते थे। तार्किक रूप से कहा जाए तो इतने वर्षों तक रक्त गठबंधन के नष्ट होने के बाद भले ही ये रक्त दानव लंबे समय तक जीवित रहे हों, उन्हें बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रक्त दानव उत्परिवर्तित हों? क्या उन्होंने प्रजनन करने की क्षमता हासिल की? हालांकि इस समय सभी के पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। इस समय रक्तलाल आंखों के जोड़े पहले से ही उन्हें घूर रहे थे। एक के बाद एक रक्त दानव सबके सामने प्रकट हुए। यह अज्ञात था कि उनमें से सैकड़ों या हजारों थे। तू जिवेन ने लापरवाही से अपने हाथ में एक रक्त दानव को कुचल दिया और तलवार के इरादे से संघनित एक लंबी तलवार को तुरंत भौतिक बना दिया। वह तुरंत उछला और रक्त दानवों में घुस गया। पुची पुची पुची! ये जिवेन की तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। जहां कहीं से भी यह गुजरा, रक्त दानव केवल अपनी गर्दन पकड़कर देख सकते थे कि रक्त बाहर निकल रहा है। वे तुरंत मर गए। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। इस समय मियाओ सिसी के अलावा, जिन्हें ये कियान की देखभाल करनी थी और ज्यादा दूर नहीं जाना था, बाकी सभी रक्त दानवों की भीड़ में भाग गए। इनमें से अधिकांश रक्त दानव केवल पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के दायरे में थे। वे सभी के लिए ज्यादा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हुश! सिकुओहन ने एक और तीर चलाया, जिससे रक्त दानव जमीन पर गिर गया। खून के दानव को दर्द में जमीन पर लुढ़कता देखकर उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई। क्या हुआ? क्या रक्त दानवों को भी दर्द होता है? हा हा हा! सिकुओहाओ जोर से हंसे। मध्य हवा में उनके हाथ लगातार धनुष खींचने और तीर चलाने की मुद्रा में थे। प्रत्येक तीर से एक रक्त दानव को मौके पर ही मार दिया जाएगा। दूसरे भी पागलपन से कत्लेआम कर रहे थे। हालांकि कई रक्त राक्षस थे, उनकी ताकत उनके लिए एक मैच होने से बहुत दूर थी। वे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या पैदा नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, वे इन लोगों की उन्नति को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। हुश हुश हुश! ये जिवेन के हाथ में तलवार का प्रभामंडल सीधे ऊपर आ गया। उस पर झपट पड़े रक्त दानव उसके कदमों को तनिक भी न रोक सके। हालांकि वे सभी 9वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र में थे, लेकिन उन रक्त दानवों का ये जिवेन से कोई मुकाबला नहीं था। वे ये शिवेन की एक भी चाल का सामना नहीं कर सके। ये शिवेन ने उन्हें चींटियों की तरह आसानी से मार डाला। उनके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उनकी तुलना में ऐसी दक्षता धीमी नहीं थी। इस समय गाओजुवान और अन्य लोग भी ये जिवेन से प्रभावित थे।
यद्यपि वह उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर था, वह स्पष्ट रूप से एक सामान्य उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। वह उन जीनियस की तरह थे जो हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन इनिशियल ट्रांसेंडेंटरियल 9th लेवल के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इस समय हर कोई यह समझ रहा था कि जियान वुशुंग जैसा स्थिर व्यक्ति वास्तव में ये शिवेन के साथ जुड़ने के लिए क्यों सहमत होगा। जहां तक बात है, वे वास्तव में ये शिवेन को नहीं जानते थे। जियान वुशुंग की खातिर वे सिर्फ ये शिवेन को अपने साथ ले गए। हालांकि इस समय केवल जियान वुशुंग को पता था कि एक शिवेन की ताकत इससे कहीं अधिक थी। आधा साल पहले जब उसने अभी अभी रक्त की दुनिया में प्रवेश किया था, तो वह पहले से ही अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में विशेषज्ञों का वध कर सकता था। आधे साल बाद उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा अत्याचारी हो गई थी। वह अभी भी आधे साल पहले के समान स्तर पर कैसे हो सकता है? यही असली कारण था कि जियान वुशुंग एक शिवेन को साथ लेकर आया था। उनकी राय में ये शिवेन उन पर बोझ नहीं बनेगी। निश्चित रूप से ये शिवेन की ताकत पहले से कहीं अधिक अत्याचारी थी। ये पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के रक्त राक्षस उसके एक कदम का भी सामना नहीं कर सकते थे। आधा कदम कानून घोषणापत्र इन रक्त राक्षसों के बीच मिश्रित नेता इन क्रूर प्राणियों के वध को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। उनके सीधे सिर कलम कर दिए गए। गर्जन, अंधेरे से एक तेज दहाड़ आई। जियान वुशुंग पर एक लंबा रक्त लाल व्यक्ति झपट पड़ा जो समूह में सबसे आगे था। उसके पंजों ने आसमान को चीर डाला और उसका रक्त क्यूई हिंसक रूप से कांपने लगा। जियान वुशुंग हैरान था। यह एक और शक्तिशाली बड़ा आदमी था। उसकी साधना को देखते हुए उसे कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के आधे चरण के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंचना चाहिए था, जो इन लोगों से बहुत कम नहीं था। मानव ठीक यही वह बड़ा आदमी बुदबुदा रहा था। ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ बुद्धि है जो अन्य रक्त दानवों से अलग थी जो केवल मारना जानते थे। जियान वुशुंग ने अचानक अपनी लंबी तलवार लहराई और एक तेज तलवार क्यूई बाहर निकल गई। बजना, भयानक तलवार क्यूई तुरंत पंजा छाया की जोड़ी से टकरा गई। पंजा छाया की जोड़ी सीधे तलवार क्यूई को अलग कर देती है और जियान वुशुंग पर झपटने वाली थी। जियान वुशुंग की भी भौहें तन गईं। यह रक्त दानव दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस समय ये शिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। बजना, तलवार की रोशनी सपने जैसी थी। इसने तुरंत एक तलवार का जाल बना लिया और जियान वुशुंग को पूरी तरह से घेर लिया। बूम, ये शिवेन ने सीधे रक्त छाया के खूनी पंजे को खदेड़ दिया। इतनी तेजी! मियाओ सिसी और अन्य लोगों ने ये शिवेन को आश्चर्य से देखा। रक्त दानव की गति इतनी तेज थी कि उनके पास जियान वुशुंग को बचाने का समय नहीं था। हालांकि इस हमले से जियान वुशुंग की मौत नहीं होगी, लेकिन ऐसी जगह पर घायल होना बहुत ही भयानक बात थी। कौन जानता था कि इस समय ये शिवेन, जो जियान वुशुंग के बगल में था, ने एक चाल चली और जियान वुशुंग को बचा लिया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस हमले को नाकाम कर सकता था। इस समय अगर हर कोई अभी भी यह नहीं देख पाता कि एक शिवन अपनी ताकत छुपा रहा है, तो वे बहुत अंधे होंगे। इस समय उन्हें अचानक याद आया कि जब जियान वुशुंग ने ये शिवेन का परिचय कराया था, तो उन्होंने कहा था कि ये शिवेन फले फूले बादल सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी में नंबर 1 थे, लेकिन उस समय लगभग किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि जियान वुशुंग विनम्र थे। फूले हुए बादल सागर क्षेत्र जैसे छोटे समुद्री क्षेत्र में जियान वुशुंग जैसे किसी व्यक्ति का होना पहले से ही दुर्लभ था। इस समय उन्होंने सुना कि जियान वुशुंग युवा पीढ़ी में नंबर 1 नहीं थे, लेकिन ये शिवेन थे। इसके अलावा ये शिवेन केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का योद्धा था। वे इस पर कैसे विश्वास कर सकते थे? या उनकी राय में यह इसलिए था क्योंकि जियान वुशुंग ने उससे लड़ाई नहीं की थी। जियान वुशुंग ने यह भी कहा कि यह अफसोस की बात है कि उन्हें ये शिवेन के साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। उनकी राय में अगर जियान वुशुंग ने ये शिवेन के साथ लड़ाई की, तो ये शिवेन उसकी विरोधी नहीं होगी। यह अपरिहार्य था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसा वे सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं था। जियान वुशुंग सही थे। उनके सामने ये शिवेन असाधारण थी। भले ही उन्होंने आधे साल से अधिक समय तक एक दूसरे को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। ये शिवेन इस समय हर किसी के दिल में आश्चर्य नहीं जानती थी। उसने सिर्फ अपनी तलवार का इस्तेमाल खूनी पंजों के जोड़े के हमले को रोकने के लिए किया, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, खूनी पंजों ने सीधे उसे जकड़ लिया। खूनी पंजों की इस जोड़ी ने आकाश में केवल एक खूनी छवि छोड़ी। एक पल में ये पहले ही येक शिवेन के सामने आ गया था। येक शिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उसने लापरवाही से लोहे की तलवार को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन इसने तुरंत ही बेहद तेज खूनी पंजों की जोड़ी को बहा दिया। ये शिवेन की तलवार आभा द्वारा रक्त दानव को अवरुद्ध कर दिया गया था। इस बार यह पहले की तरह जल्दबाजी में अवरोधन नहीं था। तुरंत खून बिखर गया। ये रक्त राक्षस बिना त्वचा के पैदा हुए थे। वे असामान्य रूप से खूंखार लग रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति की चमड़ी उखड़ गई हो। इससे लोगों के सिर में झंझनाहट हो गई।
पर इस समय रक्तरंजित पंजों के जोड़े पर तलवार की आभा मांस का बहुत बड़ा भाग बहा ले गई। सफ़ेद हड्डियां लगभग दिखाई दे रही थीं। उसे फंसाओ, उसे भागने मत दो। इस समय जियान वुशुंग भी युद्ध समूह में शामिल हो गए। लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह इस रक्त दानव को भागने नहीं दे सकता था। अब वह इस बारे में नहीं सोच रहा था कि क्या वह इस रक्त दानव को हरा सकता है। इतने सारे लोगों के साथ हाफ स्टेप टू लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट स्टेज की लड़ाई की ताकत के साथ, अगर वे इस रक्त दानव से हार गए तो वे वास्तव में मरने के लायक थे। अब उसने केवल एक ही चीज के बारे में सोचा था कि इस रक्त दानव को भागने नहीं देना है। चिंता मत करो, वह बच नहीं सकता, ये जिवेन ने उपहास किया। लोहे की तलवार आकाश को पार कर गई और उसका शरीर तलवार के पीछे हो लिया। वह अंतरिक्ष में एक भूत की तरह था और एक पल में वह पहले ही इस रक्त दानव के सामने लड़ चुका था। इस रक्त दानव के चेहरे पर थोड़ा डर था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन का पलटवार इतनी जल्दी आएगा। अगर उसका हमला थोड़ा सा चुपके से किया गया हमला था तो येशिवेन का हमला पूरी तरह सामने से अचानक किया गया हमला था। लेकिन जो अधिक भयानक था वह यह था कि येशिवेन का सामने से अचानक किया गया हमला वास्तव में उसके चुपके से किए गए हमले से तेज था। तलवार की आभा ने सीधे उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट दिया। अगर वह काफी तेजी से नहीं भागा होता तो येशिवेन की तलवार उसके आर पार हो जाती। भले ही येशिवेन ने गति के मामले में दानव के पंख नहीं खोले थे, फिर भी वह इस रक्त दानव को मजबूती से दबा रहा था। हालांकि वह इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि उसने येजिवेन के हमले को चकमा दे दिया, लेकिन जियान वुशुंग की तलवार का प्रभामंडल तुरंत नीचे गिर गया। लंबे समय से इंतजार कर रहे जियान वुशुंग ने अदम्य इच्छाशक्ति के साथ हमला किया। हालांकि इसे येजिवेन की तलवारबाजी से अधिक उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता था। यह येजिवेन से अलग था, जो एक अधपका योद्धा था। वह एक शुद्ध तलवार कृषक था। हाथ में तलवार लेकर वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता था। येशिवेन की तुलना में, जिसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, वो शायद और भी मजबूत था। इस संबंध में येजिवेन जियान वुशुंग के साथ तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका मतलब तुलना करना नहीं था। जियान वुशुंग जैसे शुद्ध तलवार कृषक की तुलना में वह सभी लाभप्रद मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहा था। टकराना। जियान वुशुंग की तलवार की आभा उसके शरीर में धंस गई, सीधे रक्त दानव को घायल कर दिया और भयानक बल ने उसे सीधे उड़ा दिया। हालांकि यह रक्त दानव बहुत बुद्धिमान नहीं था, फिर भी वह यह भी समझ गया था कि इस बार उसे विरोधियों के एक समूह का सामना करना पड़ सकता है जिससे वह बिल्कुल भी नहीं निपट सकता। आप कहाँ जा रहे हैं? येजिवेन ने उपहास किया। उसके हाथ में एक लौ जल उठी और तुरंत सेबर क्यूई का एक समूह बन गया। यह सीधे आसमान को पार कर नीचे गिरा। कृपाण आभा ने आकाश को काट दिया और तुरंत रक्त दानव के शरीर में विस्फोट हो गया। टकराना। रक्त दानव का शरीर मौके पर ही फट गया। खून फूट पड़ा और वह सीधे टुकड़ों में कट गया। इस रक्त दानव कमांडर की आज्ञा के बिना शेष सैकड़ों रक्त राक्षस अंततः अपने दिल में डर को दबा नहीं सके और एक के बाद एक भाग गए। हालांकि कोई भी इन सैकड़ों रक्त राक्षसों का पीछा करने के मूड में नहीं था। उनके लिए समय के खिलाफ दौड़ना किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये रक्त राक्षस उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ऐसा लगता है कि हम सभी ने भाई ये को कमा का है, गाओ हुआन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा और अपने हाथों को थपथपाया। यह किसी और चीज के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह खुद को याद दिला रहा था कि दूसरों को कम मत समझना, नहीं तो देर सवेर उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि उसने अभी भी येशिवेन को कम आंका था, या यह कहा जा सकता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन जैसा राक्षसी अस्तित्व होगा। सामान्यतया उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती देने में सक्षम होना पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को चुनौती दे सकते थे वे सामान्य विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि शीर्ष जीनियस थे। उनकी राय में यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि अभी अभी की लड़ाई के बाद उन्होंने पाया कि येजिवेन की युद्ध शक्ति कम से कम आधे कदम से कानून प्रकटीकरण दायरे के अंतिम चरण के स्तर पर थी। इस समय वे वास्तव में येजिवेन को समान स्तर के साथी के रूप में मानते थे, जियान वुशुंग के मित्र के रूप में सरल नहीं थे। येजिवेन उदासीनता से मुस्कुराए। जब तक वह काफी मजबूत था, दूसरों की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतने शक्तिशाली हो? मियाओ सिसी ने येजिवेन को असंतोष के साथ देखा और कहा, मुझे लगा कि तुम कमजोर हो और मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। तू शिवेन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। क्या उसे सबके सामने यह घोषणा करनी पड़ी? ठीक है, अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है, हमें जल्दी से पकड़ना होगा, जियान वुशुंग ने कहा। हाँ, यह मार्ग न तो लंबा था और न ही छोटा। रक्त दानव के अलावा कुछ अन्य खतरे भी थे, लेकिन येशिवेन और अन्य लोगों के लिए अब कुछ भी नहीं था। बाएं और दाएं पर बस कुछ जाल थे। येजिवेन और अन्य लोग तेजी से पूरे मार्ग से गुजरे। एक बार जब वे सुरंग से गुजरे तो समूह की आंखों में जो घुस गया वह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी भूमिगत दुनिया थी।
इतनी बड़ी दुनिया को भूमिगत खोदने में कामयाब होने से पहले ब्लड एलायंस कई वर्षों की गतिविधियों से गुजरा था। इसे व्यावहारिक रूप से अब आधार नहीं माना जा सकता है। यह कहना चाहिए कि यह एक छोटी सी दुनिया थी। ये ज़िवेन और अन्य लोग आने वाले विशेषज्ञों की पहली लहर नहीं थे। उनके आने तक अनगिनत विशेषज्ञ पहले ही आ चुके थे। उनमें से कुछ ने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां, खजाने आदि छीनने के लिए लड़ाई भी शुरू कर दी थी। इस जगह में प्रवेश करने के बाद हर कोई अब पीछे नहीं रह सकता था। वे उन्मत्त रूप से लड़ने लगे और धन लूटने लगे। किसी को यहाँ आए न जाने कितने साल हो गए। यह कहा जा सकता है कि धन हर जगह था, हर जगह दौलत थी जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। अचानक सामने खलबली मच गई। एक ब्लडस्टोन खनिज नस। इन चंद शब्दों ने सबको दीवाना बना दिया। रक्त संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? स्वाभाविक रूप से यह ब्लडस्टोन था। ब्लडस्टोन पूरे ब्लड वर्ल्ड की मुद्रा थी। यह भी कहा जा सकता है कि ब्लडस्टोन का मूल्य केवल बाहरी दुनिया में अधिक होगा। हालांकि पूरे रक्त क्षेत्र में भी ब्लडस्टोन खनिज नस अपेक्षाकृत दुर्लभ थी। रक्त क्यूई पूरे आकाश में बिखरा हुआ था। हालांकि यह रक्त क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर रहा था, फिर भी कुछ चीजें थीं जो रक्त क्यूई को आकर्षित कर सकती थीं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह नहीं थी जो खनिज शिराओं का निर्माण कर सकती थी। यह केवल रक्तपात में संघनित हो सकता है। ये ज़िवेन ने चारों ओर देखा और एक विशाल ब्लडस्टोन खनिज शिरा देखा। वह नहीं जानता था कि उस पर कितने रक्त के पत्थर लगे थे। उसे यह भी नहीं पता चला कि कितने साल बीत गए। वे ब्लडस्टोन भी आपस में जम गए थे, जिससे एक विशाल ब्लडस्टोन मिनरल वेन बन गया। ये ब्लडस्टोन खनिज नसें मोटे तौर पर 10 मिलियन से अधिक ब्लडस्टोन खनिज नसें दिखती हैं। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, यह केवल अन्वेषण की शुरुआत थी। इतने सारे ब्लडस्टोन पाए जा सकते हैं। इन लोगों के लिए यह भी काफी धन था, विशेष रूप से उन पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धाओं के लिए। उनके पास केवल सैकड़ों हजारों ब्लडस्टोन हो सकते हैं। अचानक उनके सामने 1 करोड़ से अधिक की ब्लडस्टोन खनिज शिरा प्रकट हुई। इस समय वे इसे कैसे चूक सकते हैं? अचानक सैकड़ों हजारों बड़े हाथ आकाश में उठे, सभी ने ब्लडस्टोन खनिज शिरा को पकड़ लिया। इतने सारे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के कारण अंत में कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर सके। इन लोगों ने या तो लाखों ब्लडस्टोन हड़प लिए या सैकड़ों हजारों ब्लडस्टोन। शेष भाग दूसरों द्वारा समान रूप से विभाजित किया गया था। ये हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट एक्सपर्ट थे। उनके साथ कार्रवाई करने से दूसरों को केवल कुछ बचा ही मिल सका। यह केवल परिधि है, अंदर बहुत धन होना चाहिए। चलो चलते हैं, जियान वुशुंग ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे इस सूक्ष्म जगत की गहराई में चले गए। परिधि में लाभ होना चाहिए, लेकिन यह थोड़ा ही था। अंदर के लाभों की तुलना में यह निश्चित रूप से उल्लेख के लायक नहीं था। उन्होंने किसी भी अंतिम चरण के ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों को नहीं देखा। कुछ कमजोर लोग ही बाहर उन लोगों से लड़ रहे थे। अधिकांश विशेषज्ञ अंदर उड़ रहे थे। उनके स्तर पर उनके पास अकूत संपत्ति थी। सैकड़ों हजारों या लाखों खून के पत्थर उनके कदमों को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। हालांकि यह सूक्ष्म जगत केवल एक सूक्ष्म जगत था, यह एक नज़र में विशाल और असीम था। जैसे जैसे हर कोई सूक्ष्म जगत की गहराई तक पहुंचता गया, वैसे वैसे कई रक्तबीज और रक्तबीज दिखाई देने लगे। वे समूहों में थे, जो बहुत भयानक था। उनका सामना रक्त पशुओं के दूसरे समूह से हुआ। सटीक होने के लिए यह खून से लथपथ जानवरों की एक सेना थी। वे अभी अभी गलियारे में लहूलुहान जानवरों से पूरी तरह से अलग थे। उनमें से प्रत्येक हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में था। कोई नहीं जानता था कि उनमें से हजारों थे या दसियों हजार। उन्होंने सभी को घेर लिया। यदि वे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा यहाँ होते, भले ही वे अर्धचरण कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के प्रारंभिक विशेषज्ञों के साथ संघर्ष कर सकते थे, तो वे रक्तबीजों की इतनी भयानक संख्या के सामने नष्ट हो जाएंगे। इन रक्तबीजों की पसलियों पर पंखों का एक जोड़ा था। उनमें से प्रत्येक 2 मीटर से अधिक लंबा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी चमड़ी उखड़ गई है। वे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े और पीछे हटे। वे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थे। प्रत्येक रक्त दानव के पास भयानक शक्ति थी। अब वे सभी लिन फैंग के इर्द गिर्द एक सैन्य टुकड़ी में थे। ये रक्तबीज इतने शक्तिशाली क्यों हैं? सीको हाउ ने लगातार अपनी बाहें खोली और क्यूई तीर चलाए। प्रत्येक तीर ने खून के जानवर को उसी स्थान पर जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वह अभी भी इन रक्तबीजों की असली ताकत को महसूस कर सकता था। वे मार्ग में उन लोगों के लिए अतुलनीय थे। मुझे डर है कि ये रक्त दानव सेना के कुलीन सैनिक हैं, गाओ हुआन ने अपने सामने घने खून वाले जानवरों को देखते हुए कहा। अतीत में दुनिया पर हावी होने के लिए ब्लड एलायंस जिन ब्लड बीस्ट्स पर निर्भर था, उन्हें भी कई स्तरों में विभाजित किया गया है। जिन लोगों का हमने मार्ग में सामना किया, वे सिर्फ छोटे फ्राई हैं, उल्लेख के लायक नहीं हैं। ये सच्चे अभिजात वर्ग हैं। ये सभी हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञों से बने हैं। यह भी कहा जाता है कि एक रक्त दानव इंपीरियल गार्ड है जो वास्तव में भयानक है। कोई भी यादृच्छिक सैनिक कानून घोषणा पत्र के दायरे में है।
यहाँ तक हम भी उनके बराबर नहीं हैं। हालांकि वे उस बड़ी उथल पुथल में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यह सुनते ही सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। ब्लड एलायंस का इंपीरियल गार्ड थोड़ा बहुत भयानक था, क्योंकि लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के विशेषज्ञ मात्र सैनिक थे। यहाँ तक अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर उनका सामना कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ से हुआ तो वे केवल भाग सकते थे। हालांकि वास्तव में कोई था जो उन्हें सैनिकों की तरह आदेश दे सकता था। यह निस्संदेह सभी की कल्पना से परे था। मुझे नहीं पता कि उन खून वाले जानवरों को कैसे पाला गया। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, मियाओ सिसी ने ब्लूबन के साथ कहा और अपने छोटे से मुंह को सिकोड़ लिया। सबके मन में एक ही भाव था। हालांकि रक्त गठबंधन को इतिहास की धूल में पहले ही मिटा दिया गया था। वे जानना भी चाहें तो पता नहीं लगा सकते। जो भी हो, हमें आगे बढ़ना है। पहले खून के जानवरों की इस लहर को मारें, जियान वुशुंग ने कहा। उसके हाथ की लंबी तलवार ने एक भयानक तलवार की रोशनी उत्सर्जित की, जिसने सीधे कई खून वाले जानवरों को आधा कर दिया। हालांकि हर कोई बहुत मजबूत था, लेकिन इन अंतहीन रक्त राक्षसों के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये रक्त दानव नियंत्रित लग रहे थे और वे निडर होकर आगे बढ़े। यह लगभग अंतहीन था। कम से कम हर कोई अंत देखने में असमर्थ लग रहा था। येज़िवेन ने अपने शरीर में लगातार अवलोकन करने वाले व्यक्ति शास्त्र का संचालन भी किया। उसके शरीर में सितारों की शक्ति लगातार फूटती रही और तारों में बदल गई, खून के जानवरों में धंस गई। हर बार जब वह भूसा मारता था तो वह बड़ी संख्या में खून से लथपथ जानवरों की जान ले सकता था। ये रक्तबीज जो उसके द्वारा मारे गए थे, उन्हें मौके पर खून की धुंध में उड़ा दिया जाएगा और फिर येज़िवेन के शरीर में त्यानयुवान मिरर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अब त्यानयुवान मिरर पृथ्वी स्तर के दिव्य उपकरण में अपग्रेड करने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में था। इसे फिर से भरने के लिए बहुत सारे मांस और खून की जरूरत थी। येज़िवेन के लिए ये खून के जानवर बस एक महान टॉनिक थे जो उसके दरवाजे पर आया। यह सही था। उनके बिखरने वाले स्टारडस्ट फिस्ट ने विनाश और महान विनाश पर विशेष ध्यान दिया। यह सब कुछ सफाई से नष्ट कर सकता है। बस एक आकस्मिक पंच एक क्षेत्र को साफ कर सकता है। इन रक्त जानवरों में रक्तकोर नहीं था, लेकिन यह उनके शरीर में बड़ी मात्रा में रक्तसार को त्यानयुवान मिरर के लिए एक महान टॉनिक बनने से नहीं रोक पाया। यदि कोई इस समय येज़िवेन के शरीर में देख सकता है तो उसे निश्चित रूप से एक दर्पण ऊपर और नीचे तैरता हुआ दिखाई देगा। शीशे का पिछला हिस्सा एक नारकीय दुनिया का चित्रण कर रहा था। उसमें अनगिनत राक्षस हाहाकार कर रहे थे और मार रहे थे। यह पृथ्वी पर एक जीवित नरक था। ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन डेविल वर्ल्ड की स्थिति है। उस समय डेविल वर्ल्ड की कोई सभ्यता नहीं थी। सभी प्रमुख जातियां केवल मारना जानती थीं। त्यानयुवान मिरर ने खुद एक रक्तरंजित प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, जिससे येज़िवेन का पूरा तानत्यन रोशन हो गया। ये खूनी जानवर बहुत तकलीफदेह हैं। मुझे नहीं पता कि इन सब को मारने में कितना समय लगेगा, येज़िवेन सोचने लगी। हालांकि इन रक्त राक्षसों को मारना वास्तव में अच्छा था और त्यानयुवान मिरर को इससे बहुत लाभ हो सकता था। यह स्पष्ट था कि इस सूक्ष्म जगत की गहराई में चीजों की तुलना में ये चीजें कुछ भी नहीं थीं। इन रक्त दानवों द्वारा उन्हें विलंबित नहीं किया जाना चाहिए। यह सोचकर येज़िवेन ने इतनी परवाह नहीं की और तुरंत सीधे खून से लथपथ जानवरों के समूह में पहुंच गई। जब इन दरिंदों ने देखा कि येज़िवेन वास्तव में अंदर आने की हिम्मत कर रहा है, तो वे अचानक एक अजीब आवाज के साथ उसकी ओर दौड़े और तुरंत येज़िवेन को डुबो दिया। मानव, TSK, मैंने लंबे समय से मानव मांस नहीं खाया है। यह एक महान टॉनिक है। इन मनुष्यों का रक्त और QE अत्यंत जोरदार है। वे सभी प्रतिभाशाली हैं। जब तक मैं उन्हें खा सकता हूं, मेरी ताकत सैकड़ों वर्षों तक बढ़ती रहेगी। सभी रक्त पशुओं के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। कुछ ऐसे थे जिनके पास स्पष्ट रूप से कुछ ज्ञान था। वे सब रक्तबीजों के अगुवे थे। इस समय वे अत्यधिक उत्तेजित होने लगे। येज़िवेन, इस समय हर किसी को एहसास हुआ कि येज़िवेन वास्तव में खून से लथपथ जानवरों के समूह में कूद गई थी। देखते ही देखते वे बेचैन हो उठे। मात्रा और गुणवत्ता के बीच संघर्ष हमेशा से रहा है। मजबूत गुणवत्ता मात्रा को अनदेखा कर सकती है, लेकिन इसी तरह बड़ी मात्रा भी उस पक्ष को अलग कर सकती है जिसके पास गुणवत्ता का लाभ था। हालांकि उनमें से कोई भी इन रक्त पशुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था, फिर भी इन रक्त पशुओं की संख्या बहुत अधिक थी। वे नहीं जानते थे कि वहां हजारों या दसियों हजार खूनी जानवर थे, जो मार्ग में संख्या से कहीं अधिक था। यदि वे विभाजित और घिरे नहीं होते तब भी वे लड़ सकते थे, लेकिन अगर वे इन रक्तबीजों से घिरे होते तो यह लगभग जीवित रहने की बात थी। वे कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे? उनके दृष्टिकोण से इससे अधिक रोमांचकारी कुछ भी नहीं था। येज़िवेन वास्तव में अंदर आ गया था। इस समय उन सभी में रक्त दानव सेना में भाग लेने और येज़िवेन को बचाने का आग्रह था। वे अभी तक रक्त दानव सेना से घिरे नहीं थे। मूल रूप से वे पूरी तरह से फंसने से बचने के लिए एक ही समय में लड़ रहे थे और पीछे हट रहे थे। यह ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो, वह आश्वस्त है। इस समय ये क्यान बोली।
येशिवेन के साथ कुछ समय बिताने के बाद ऐसा माना जा सकता है कि उसे येशिवेन के बारे में कुछ समझ है। वह शायद ही कभी ऐसा काम करता था जिसके बारे में उसे यकीन न हो। चूंकि उसने रक्त दानव सेना में दुर्घटनाग्रस्त होना चुना था, उसे अपने आप में कुछ विश्वास होना चाहिए। हाँ, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। उस पर येशिवेन के बहुत सारे प्रभाव थे। येशिवेन रहस्यमय और शक्तिशाली थी, लेकिन निश्चित रूप से लापरवाह और मूर्ख नहीं थी। मुझे मत बताओ कि वह रक्त दानव सेना के कमांडर को मारने जा रहा है, मियाओ सिसी ने अचानक कहा। सब थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन गौर से सोचने पर लगा कि यही सबसे बड़ी संभावना है। अगर यह विचार नहीं होता तो येशिवेन रक्त दानव सेना में शामिल नहीं होते। लेकिन क्या वह ऐसा करके सफल हो सकता है? इतने सारे रक्त राक्षसों के बीच रक्त दानव सेना के कमांडर को मारना कोई आसान काम नहीं है। सिको यान ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। हालांकि उन्होंने येशिवेन की ताकत को पहचाना, उनके लिए येशिवेन केवल हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ ही लड़ सकते थे। रक्त दानव सेना में सभी को मारना आसान नहीं था। रक्त दानव सेना के भारी संरक्षित कमांडर को मारना तो दूर की बात है। उस पर विश्वास करो, वह यह कर सकता है, ये कियान ने कहा। वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो पुराने नियमों से चिपके रहेंगे। हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देख रहा था, लेकिन वे इस समय येशिवेन को बचाने के लिए रक्त दानवों की सेना में शामिल नहीं हो सकते थे। अन्यथा येशिवेन को बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे स्वयं सेना में फंस भी सकते हैं। येशिवेन का फिगर ब्लड डीमंस की भीड़ में घूम गया। उसकी गति सुनहरी बिजली की तरह अत्यंत तीव्र थी। तलवार क्यूई उसके पूरे शरीर से बाहर निकल रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक प्राचीन सुनहरी तलवार की तरह था। वह जहां से गुजरा सारी दुनिया बिखर गई। उन रक्त दानवों का तो कहना ही क्या, वे येशिवेन के कदमों को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। उसके शरीर में बढ़ती जीवन शक्ति ने अनगिनत रक्त दानवों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि वे रक्त दानव कमांडरों की तरह बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति उन्हें उसमें निवेश करने के लिए कह रही थी। अगर वे येशिवेन को खा सकते हैं तो उनकी खेती दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। उनके पास सैकड़ों वर्षों की खेती के लायक होगा। जो भी हो, येशिवेन उनकी आंखों में केक का एक स्वादिष्ट टुकड़ा, या यूं कहें कि एक महान टॉनिक बन गया था। येशिवेन की क्यूई और रक्त ने उसे कई किलोवाट के विशाल प्रकाश बल्ब जैसा बना दिया। अनगिनत रक्त राक्षस उस पर झपटने लगे। हालांकि वे येशिवेन को एक टॉनिक के रूप में मानते थे, वे येशिवेन की आंखों में भी टॉनिक थे। अब जब ये मोह एक सफलता हासिल करना चाहता था और पृथ्वी के स्तर का दिव्य उपकरण बनना चाहता था, तो उसे भारी मात्रा में मांस और रक्त की आवश्यकता थी। ये रक्त दानव और रक्त पिपासु महान टॉनिक थे जो उसके दरवाजे पर आए। त्यानयुवान मिरर का उपयोग केवल ठीक होने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बच्चे से वयस्क बनना चाहता है तो उसे कम से कम 10 या 20 साल लगेंगे। लेकिन अगर यह सिर्फ एक कमजोर वयस्क को स्वस्थ स्तर पर बहाल करने के लिए होता तो इसमें इतना समय नहीं लगता। इसमें केवल कुछ दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं, जो एक बच्चे के वयस्क होने के लिए आवश्यक समय से बहुत कम था। त्यानयुवान मिरर एक घायल वयस्क की तरह था। इसका अपना स्तर पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। अब इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत थी। कार्यक्षेत्र में कोई अड़चन नहीं आएगी। जब तक यह पर्याप्त ऊर्जा जमा करता है तब तक यह लगातार सफलताएं हासिल करने में सक्षम होगा। यह येशिवेन की सुधार की गति से भी तेज थी। येशिवेन ने संकोच नहीं किया। उनके शरीर से लगातार तलवार की आभा निकलती थी, जो तलवार की आभा में घनीभूत हो जाती थी। आने वाले रक्त दानवों को टुकड़ों में काट दिया गया था और फिर उन्हें त्यानयुवान मिरर द्वारा बहा दिया गया था। यहां तक हत्या की इतनी उच्च आवृत्ति ने ये मोह को जगा दिया, जो पीछे हटने में चुप था। उसने सोचा कि येशिवेन कुछ कर रही थी, लेकिन येशिवेन की योजना जानने के बाद उसने किसी की परवाह नहीं की और सीधे पीछे हटना जारी रखा। उसके लिए इन बातों पर ध्यान देना जारी रखने का मतलब नहीं था। जल्द ही येशिवेन का सामना इस रक्त दानव के पहले कमांडर से हुआ। रक्त दानवों की परतों के संरक्षण में रक्त दानव ने येशिवेन को क्रूर नजरों से देखा। यह एक भयानक विशेषज्ञ था जो आधे अधूरे कानून घोषणापत्र क्षेत्र के शिखर पर देर से पहुंचा था। इस समय इसने येशिवेन को लालच से देखा। इसके पीछे एक छोटा सा शहर जैसा था। शहर के केंद्र में उच्चतम स्तर पर एक सिंहासन था। पूरा छोटा शहर हवा में तैर रहा था और यह बहुत सारी दौलत से भरा हुआ था जिसे इस रक्त दानव कमांडर ने वर्षों से इकट्ठा किया था। इसे सेना में रखना सुरक्षित था। यदि यहाँ छापा मारा जा सकता तो इसकी दौलत कहीं भी बेकार हो जाती। उन्होंने इस गर्म खून वाले इंसान को लंबे समय से देखा था। बस इतना ही था कि विभिन्न सेनापतियों का एक समझौता था कि वे उसे उससे नहीं छीनेंगे। यह उसे तय करना था कि वह किसके क्षेत्र में जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बववा वास्तव में उसके क्षेत्र में आएगा। उसने तुरंत रक्त राक्षसों को चारों ओर से घेरने और मारने का आदेश दिया। हा बच्चे, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे क्षेत्र में आओगे।
यह मेरा सौभाग्य है, मैं तुम्हें जीवित निगल जाऊंगा और फिर हवा में से सैकड़ों वर्षों तक अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। मैं एक झटके में कानून के घोषणापत्र के दायरे में आ जाऊंगा। रक्त दानव कमांडर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। यह रक्त दानव कमांडर बल्कि बुद्धिमान था। यह मार्ग में रक्त दानव कमांडर की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर था। इसका कोई और भाग्य हो सकता है। यह आश्चर्यजनक नहीं था। यहाँ तक सबसे मूर्ख कबीले में भी एक या दो ऐसे होंगे जिनका संयोगवश सामना हुआ होगा। दौलत मिलना कोई अजीब बात नहीं थी। तुम मुझे अपना शिकार मानना हो, बस इतना है कि मैं नहीं जानता कि असली शिकार कौन है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उनकी राय में यह रक्त दानव कमांडर केवल अपनी मृत्यु चाह रहा था। एक शब्द भी कहे बिना ये ज़िवेन सीधे रक्त दानवों में घुस गई। रक्त दानवों ने ये ज़िवेन के कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ये ज़िवेन के विरोधी कैसे हो सकते हैं। ये ज़िवेन की दिव्यता सुनहरी बिजली की तरह थी जो सीधे चमकती थी। हर बार जब वह टिमटिमाता तो वह रक्त दानव सेनापति के और करीब आ जाता। बजना तलवार की रोशनी को म्यान से बाहर कर दिया गया था। सीधे एक आधा चरण कानून घोषणापत्र दायरे में लेट ब्लड दानव का सिर काट दिया गया था। यह रक्त दानव स्पष्ट रूप से रक्त दानव कमांडर के अधीनस्थों में सबसे अच्छा था, लेकिन यह ये ज़िवेन का विरोधी बिल्कुल नहीं था। ये येकशिवेन की तलवार को भी नहीं रोक सका। इस समय रक्त दानव कमांडर ने आखिरकार येकशिवेन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इतना क्रूर विशेषज्ञ उसने कभी नहीं देखा था। ये ज़िवेन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सिर्फ उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर है, लेकिन हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट विशेषज्ञ भी उसका विरोधी नहीं था। ये बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था कि येकशिवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इस समय यह अंत में मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कदम उठाया। एक भयानक खून का पंजा आसमान में फट गया, येकशिवेन के सिर की ओर फट गया। आप मेरे साथ ऐसे महत्वहीन कौशल से निपटना चाहते हैं? ये ज़िवेन की तलवार वार कर निकल गई। यह तेज और अत्यावश्यक था, साधारण प्रतीत होता था। हालांकि यह रक्त के पंजे के सामने प्रकट होते हुए एक पल में आकाश में छेद कर गया। येकशिवेन की गति से तेज थी। स्लैश! ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी ने सीधे खून के पंजे पर एक बड़ा घाव कर दिया। खून तुरंत बाहर निकल आया और खून का पंजा ये ज़िवेन ने मौके पर ही लगभग काट दिया। गर्वित रक्त दानव कमांडर बार बार चिल्लाया। उसका भयानक चेहरा पूरी तरह से घिनौना हो गया था। उसे येकशिवेन ने घायल कर दिया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन इतना क्रूर होगा कि वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। केवल एक बार से यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि यह मानव योद्धा जिसने रक्त दानवों की भीड़ में घुसने का साहस किया वह मूर्ख नहीं था। वह वास्तव में कुशल और साहसी था। ऐसे व्यक्ति को भड़काना सबसे कठिन था। हालांकि इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह इस समय पीछे हटना भी चाहे तो येकशिवेन उसे जाने नहीं देगी। लगभग उस समय जब उसने अपना खून का पंजा वापस ले लिया, ये ज़िवेन की तलवार पहले ही आ चुकी थी। वह रक्त दानव सेनापति के शरीर पर बिजली की तरह गिरा। पफ! रक्त दानव कमांडर को तुरंत आधा कर दिया गया। खून के छींटे निकले और फिर इसे तुरंत त्यानयुवान मेर ने अवशोषित कर लिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही येकशिवेन द्वारा उसे मार दिया गया। उस छोटे से शहर की दौलत भी तुरंत ही ये ज़िवेन के हाथों में आ गई। ये ज़िवेन के पास इसे ध्यान से गिनने का समय नहीं था। 1 करोड़ के स्तर की 3 रक्त शिराएं थीं। दूसरे शब्दों में ये ज़िवेन के पास अतिरिक्त 30 मिलियन ब्लड स्टोन थे। ये ज़िवेन लगभग उत्साह से आसमान की ओर चिल्लाए। उसने एक भाग्य बनाया था। यहाँ तक वर्तमान में भी उनके लिए 30 मिलियन अभी भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। किसी को पता होना चाहिए कि उसके पास अब केवल 60 लाख रक्त पत्थर थे। इन 30 मिलियन रक्त पत्थरों को जोड़ने के साथ वह लगभग 100 मिलियन को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। इन रक्त पत्थरों के अलावा कई विशेष खजाने थे जो केवल रक्त क्षेत्र में ही विकसित हुए थे। यह केवल एक रक्त दानव कमांडर था और अन्य रक्त दानव कमांडर शामिल नहीं थे। तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि येकशिवेन इतनी उत्साहित क्यों थी। इस रक्त दानव सेनापति की आज्ञा के बिना बाकी रक्त दानव भी दहशत में भाग गए। उन्होंने येकशिवेन के कदमों को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इस समय जियान वुशुंग और अन्य थोड़े अवाक थे, क्योंकि उन सभी ने देखा कि रक्त दानव सेना का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इन निडर रक्त दानवों की आंखों में बिल्कुल भी भय नहीं था। रक्त दानव कमांडर के दमन के तहत वे रोबोट की तरह थे, लहर दर लहर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका गिरना असंभव था। तब केवल एक संभावना थी, ये ज़िवेन जो रक्त दानव सेना में था ने सफलतापूर्वक एक रक्त दानव सेनापति को मार डाला था। यह एकमात्र संभावना थी, अन्यथा वे रक्त दानव कैसे धराशायी हो सकते थे। वह वास्तव में सफल हुआ, सीको हाउ ने अविश्वास में कहा।